and welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial, where today we are going to take up the most important current affairs from the month of May, June, and July. This we are going to do from the lens of both CLAT as well as AILET, and I will also go on to say that it will be important for all the other law entrance examinations. तो इसको करना कैसे है? पहली बात तो PDF will be there in your description box, so you can download it from there, so you don't worry about that. अभी हम लोग जब ये कर रहे हैं तो साथ साथ में लर्न करने का ट्राई करना है, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद इम्पॉर्टेंट डेज इन थीम्स फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, जिसमें इंटरनेशनल लेबर डे इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है बिकॉज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज इन न्यूज़ बिकॉज यूपी के वर्कर्स ने बोला है कि मतलब दे बेसिकली पुट अप अ कंप्लेंट अगेंस्ट द यूपी गवर्नमेंट एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट बिकॉज दे सेड देयर मिनिमम वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड एज मच, आई मीन ऑफ कोर्स बिकॉज हरियाणा की सरकार ने किया, बाद में इंक्रीज भी हुआ वो अलग बात है. सो उसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड, द हेड गिलबर्ट ह्यूंगो इज इंपॉर्टेंट. एंड थीम में पूरा का पूरा रट्टा नहीं मारना, साथ में लर्न करने की कोशिश करनी है थ्रू कीवर्ड्स. सो लेबर कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए. और लेबर क्या करता है? काम करता है. तो हेल्दी एनवायरनमेंट एंड वर्किंग इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड. 3rd of May वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज इम्पॉर्टेंट. आगे चल के हम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की भी बात करेंगे. अभी के लिए हमारे लिए कौन से वाले शब्द इम्पॉर्टेंट है? प्रेस फ्रीडम तो ऑब्वियसली होगा ही होगा. इफ देर इज प्रेस फ्रीडम देयर बी ह्यूमन राइट्स, and that press freedom will be there when there is peace. I mean, I would have learned it this way. You can pick and choose the ones that you want to pick and choose. अच्छा, हर साल इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है. इस साल ये कॉन्फ्रेंस जाम्बिया में हुई. 11th of May हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, ये क्लैट के पर्सपेक्टिव से लिए भी आई फील इट इज़ अ लिटिल इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अगर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया पूरा क्लैट का पैसेज, तो दिस कुड बी लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट दे आस्क. बिकॉज इन द ईयर 1998 हमने 3 चीज़ें की ऑन द मतलब वेरी सेम डे. एक तो हमने ऑपरेशन शक्ति किया, विच इज़ आर सेकेंड न्यूक्लियर टेस्टिंग अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आर देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, and the chief at that time who was heading the entire thing was Dr. APJ Abdul Kalam, right? Second is the testing of a missile called Trishul and a flight called Hansa. Please keep that in mind. अच्छा, टेक्नोलॉजी से क्या दिमाग में आता है? इनोवेशन. और इनोवेशन अगर होएगी तो हमारे देश में क्या होएगी? ग्रोथ. ऐसे करके लर्न कर सकते हैं. फिर आगे आपका 17th of May. 17th of May थोड़ा लो इन प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस के तौर पे, पर चलो ठीक है, कर लेते हैं. ठीक है. सो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी विच इज टू डू विद टेलीकम्युनिकेशन, बट डोंट गेट इनटू इट सो मच. अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन आजकल कैसे किस फॉर्मेट में होती है? डिजिटली. और हम लोग सारे के सारे बिकॉज डिजिटली कनेक्टेड हैं, सो वी बिकम अ कनेक्टेड वर्ल्ड. सो वेरी इजी टू लर्न. 22nd May is important for us, World Biological Diversity Day, because, well, you see things such as International Big Cat Alliance, yeah, International Union for the Conservation of Nature, yeah, for that matter, even the United Nations Convention on Biological Diversity का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या फिर मीटिंग, ये सब कुछ न्यूज़ में है. इस वजह से 22nd में हमें लर्न करना है. अच्छा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? एक्टिंग लोकली फॉर अ ग्लोबल इम्पैक्ट, राइट? प्लीज गो एंड रिवाइज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. Football Day 25 में, we know that it's important because of FIFA, and the theme is very simple, #be active. वर्ल्ड नो टोबैको डे, अगेन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ एलेट ओरिएंटेड शायद ये पूछ सकते हैं. अब इसमें क्या है कि पहली बात तो नो टोबैको डे में हम निकोटीन और टोबैको एडिक्शन की बात कर रहे हैं. वेरी इजी टू लर्न. हर साल व्हाट दे डू इज दे लुक एट डिफरेंट कंट्रीज एंड उधर ना अवार्ड देते हैं उन संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को हु हैव डन रियली समथिंग टू control tobacco addiction. So in this year from India, there are 2 awardees. One is the Health Department of the Government of Rajasthan, because health is a matter of stateless. So I mean, they've done a fantastic job. We've got to learn it. And the second is Indian Council of Medical Research का National Institute of Cancer Prevention. So tobacco से क्या होता है? कैंसर और एडिक्शन होती है. और एडिक्शन वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए कौन सी सरकार ने काम किया सबसे ज़्यादा? राजस्थान, राइट? देन वी कम टू जून. नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग, अरे यही थोड़े ना है, दिन में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज हैं. वेल, वो आपके ऊपर है, आपको लर्न करना है, करिए. मेरे को लगता है इतने से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. ये पक्का करिए. इसके अलावा बी माई गेस्ट और लर्न करो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. जब फिर आ गया आपका 5th of June, एनवायरनमेंट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. तो एनवायरनमेंट डे क्यों? क्योंकि 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, और उस वजह से यूनाइटेड नेशन
एनवायरनमेंट प्रोग्राम करके एक बॉडी बनी थी इन नायरोबी कीनिया ऑन द 5th of June 1972। सो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया नेचर, और एनवायरनमेंट से एक और वर्ड हमने रिलेट कर दिया क्लाइमेट, और नेचर का हमने सत्यानाश कर दिया, क्लाइमेट भी बिल्कुल बेकार हो गया है, इसीलिए हमारे फ्यूचर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। मे बी यू कैन लर्न इट लाइक दैट, और मे बी यू कैन बी मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। देन इज 8th of June वर्ल्ड ओशंस डे। प्राइमरीली मैंने ओशंस इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है जितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिटाइम बॉडीज़ हैं। सो and high seas treaty is also come into effect. So in that sense, it can also be like a one-liner in a passage related to Strait of Hormuz or Strait of Malacca or the Bosphorus Strait or the Bab el-Mandeb Strait or whatever, है ना, या high seas treaty के बारे में। So 8th of June ओशंस, ओशन तो हो गया। अच्छा, ओशंस के साथ क्या हो रहा है, न्यू रिलेशनशिप हम बना रहे हैं, ठीक है, मे बी वी कैन लर्न इट लाइक दैट। डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, ये भी रियो कॉन्फ्रेंसेस की वजह से ही बना था, और ये वाला भी है ना, UNFCCC भी बना है उसी के वजह से, पर उससे रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। So this was basically the convention to combat desertification. Please go through it. उसका भी conference of party आज इस साल हुआ है। So anyway, वो हम बाद में करेंगे। 17th of June desertification, and this is rangelands recognize respect restore। rangelands करके आपका होमवर्क है कि यूनाइटेड नेशन क्या करता है, करने के लिए वैसे करता कुछ नहीं है लेकिन बोलता बहुत है, ठीक है। सो 2026 में इसने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पैस्टल लैंड एंड दिस एंड दैट कुछ तो किया है, 3 चीजें किए हैं, वो आपका होमवर्क है, लिख के बताना इन द कमेंट इफ यू नो इट। क्वेश्चन इज, यूनाइटेड नेशन ने 2026 को 3 रीजंस के लिए, मतलब 3 चीज़ों के साथ एसोसिएट किया है, ठीक है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? इज इट अबाउट सस्टेनेबिलिटी, विमेन फार्मर्स, गो फिगर इट आउट। Then is World Refugee Day. Do you think that this is important? I mean, I really think that it is important because refugee करके काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। एक तो पैलेस्टीनियंस के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ऊपर से वो बेचारे सारे के सारे जो स्पेन में चले गए उनके बारे में भी थोड़ा सा, स्वेटा से जो गए थे, है ना। फिर थोड़ा सा हम लोग बांग्लादेश भी न्यूज़ में है, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आए हैं हमारे देश में। तो ठीक है, करने के लिए कर लो। 20th June इज़ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे until everyone is safe, right? So we think of refugees and we think of people who are actually going from one country to another to save their lives, and they want to go to another land so that they are safe, ठीक है। नेक्स्ट इज 21st of June। ये तो बहुत ही सिंपल है, इंटरनेशनल योगा डे। ये इंडिया की देन है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, है ना। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट रियली फॉर क्लैटा, मोस्टली फॉर एलिट। हाइड्रोग्राफी डे, हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है पानी के नीचे जितना भी है उसकी पढ़ाई वढ़ाई करना। तो ऐसे हमारा एक चीफ हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर भी होता है, तो पानी रिलेटेड कुछ भी हो तो इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। ट्रांसफॉर्मिंग हाउ ओशन डेटा इज शेयर्ड, दिस इज ऑल्सो जून, दोनों में अंतर आपको पता चल गया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, संविधान हत्या दिवस तो चलो ठीक है, ये तो हमें पता ही है। MSME डे, क्या ये क्लैट का पैसेज बनेगा इसके ऊपर, मुझे तो नहीं लगता। MSME बेसिकली रिफर्स टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ज़्यादा से ज़्यादा आप जाके इसके ऊपर ये कर सकते हो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ MSME होता है, उसका कैबिनेट मिनिस्टर लर्न कर लो। सो एम्पावरिंग दी MSMEs, वाई? बिकॉज आफ्टर द एग्रीकल्चरल सेक्टर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इज इन दी MSME सेक्टर। तो उनको एम्पावर करोगे तो इनोवेशन होगा, तो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होएगी, ठीक है। 29th of June इज नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे। क्या नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है? सो फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत सारा डिफरेंट इंडिकेटर्स आने शुरू हो चुके हैं ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना। इन्फ्लेशन से रिलेटेड, GDP से रिलेटेड, बहुत सारी और चीज़ें। फॉर एग्जांपल द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ इससे रिलेटेड है, बस स्टैट्स एंड डेटा से रिलेटेड है, सो माइट एज वेल डू इट, ठीक है। सो थीम इज अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट मंथ विच इज़ द मंथ ऑफ जुलाई। मंथ ऑफ जुलाई में डॉक्टर्स डे, ठीक है, कर सकते हैं। अभी जैसे अभी एक ड्राफ्ट ही बना है बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन, पर वो ड्राफ्ट जब तक बिल में कन्वर्ट नहीं होता और बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चलिए कर लेते हैं। सो नेशनल डॉक्टर्स डे, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, ठीक है। देन GST डे, यस डेफिनेटली वी शुड नो अबाउट इट, बिकॉज एनीवे एक पूरी की पूरी अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की बिकॉज ऑफ दिस। सो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में पास हुई थी, एंड इट केम इन टू इफेक्ट ऑन द 1st of July 2017, hence 1st of July is called GST day, ठीक।
जीएसटी डे में जीएसटी और सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम, पता नहीं किसके लिए ये सिंपल है, इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट चलो ठीक है, इट इज़ सिंप्लीफाइड फॉर अस। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भर भर की जनता है हमारे देश में, और ऑब्वियसली इतनी सारी जनता है तो वो सारी की सारी जनता को हमने मतलब उसके लिए उससे एसोसिएटेड हमारे से ये वाला वन लाइनर ज़रूर पूछा जा सकता है। सो 11th ऑफ जुलाई इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, realizing the hopes and aspirations of young people. So population may be where, what is the focus? Young people, right? Because they are our future. Very simple. और young people अगर हम लोग थीम लेकर चले and you know student protest and this and that, तो एक और आ गया youth skills day. बड़ा सिंपल है, 15th ऑफ जुलाई स्किल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। यहाँ पे भी फ्यूचर की बात हो रही है बिकॉज यूथ की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि स्किल्स डे है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किल्स हियर। यहाँ पे केवल पॉपुलेशन की बात हो रही है, लेकिन थीम में सिर्फ यूथ की बात की है एंड उनके फ्यूचर की बात हुई है। देन कम्स 20th ऑफ जुलाई विच इज इंटरनेशनल चेस डे, सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। चेस के बारे में ना पिछले साल ऑलरेडी क्लैट में आ चुका है, बट दैट डजंट मीन कि एलिट में नहीं आ सकता, so you should know that. Kargil Vijay Divas, is it important for us? Well, you know, we are Indians at the end of it all. थोड़ा बहुत तो ये सब कुछ तो हमें पता होना ही चाहिए, पर हाँ ये देखो कि इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वो भी वो थीम इन लोगों ने पिछले साल ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो क्या इस बार फिर से पूछेंगे? As per my humble understanding, I don't really think so. But nonetheless, a one-liner can definitely be asked, right? फिर 26th of July is mangrove ecosystem का day also, है ना? So we are talking about mangroves. Mangroves are those trees जिनकी जड़ें बाहर दिखती हैं, जो कि सुंदरबंस वगैरह में दिखते हैं, आपको कोस्टल एरियाज में दिखते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा it is thriving with a lot of biodiversity, right? So for example, agar if they can ask you an entire passage on the Ramsar Convention wetlands, and then maybe because of the 100th Ramsar site, and then maybe they can pivot to 26th of July, so you should keep that in mind. 29th of July is International Tiger Day. Now tigers के से related क्या हमने बहुत कुछ किया है? नॉट रियली, अभी टाइगर का सेंसस चल रहा है, अभी रिसेंट वाला 6th टाइगर सेंसस, ये आते आते डेटा इट विल कम इन द नेक्स्ट ईयर, but still, you know, as a one liner, you never know. So tiger and local communities, so we are talking about human wildlife conflict and all, right? So keep that in mind, you'll be able to do the theme. And finally, World Day Against Trafficking, Trap Behind the Scam, just a one liner. I don't really think there is going to be any entire passage on human trafficking. Moving ahead, we are talking about important appointments. Third Chief of Defence Staff, General Raja Subramani, very very important, है ना? ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थोड़ी पॉलिटिकल पोस्ट होती है, जो कि इसीलिए बनी, कारगिल की वॉर के बाद में ही इसके बारे में शुरुआत हुई कि वी शुड हैव मोर कोऑर्डिनेशन अमंग्स द 3 आर्म फोर्सेस, राइट? शिकेतकर कमेटी करके हम लोगों ने बनाई, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई, जिसके अंदर हमने कहा कि यू नो मोर कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। एक हमारी ट्राई सर्विसेज कमांड भी है, जो कि एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड है जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक परमानेंट ऑफिस है टुगेदर, विच इज़ इन श्री विजयापुरम, also used to be known as Port Blair in the Andaman Nicobar Islands, right? So CDS third hai Raja Subramani. Then Chief of Army Staff is General Dheeraj Seth. Please learn it. You should also know Army Day. You should know that the Army Day parade 15th of January, right? So and the Army Day parade happened in Jaipur in this particular year. ये learn करना. राघव चड्डा से रिलेटेड डिफेक्शन लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर चलो ठीक है। जैसे ना बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट में, कुछ लोकसभा की, कुछ राज्यसभा की, कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जहाँ पे दोनों लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। सो राज्यसभा की एक कमेटी है ऑन पिटिशंस। पिटिशंस का मतलब होता है जब आप और मैं कुछ ऐसे चिट्ठी लिख के इनको बोलें भाई ये चीज़ें चेंज करो, तो ये भी एक तरीके की पिटिशन होती है जो हम पार्लियामेंट को देते हैं। ही इज़ बेसिकली द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमिटी फॉर राज्यसभा। Tushar Mehta is the second law officer of the second highest law officer of the country. The highest is Attorney General, and he's just been like reappointed right now. He was always the Solicitor General. इनका 3 साल का टेन्योर होता है, 3 साल के बाद दोबारा से बना दिया। फिर है डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये तो वन लाइनर टाइप की चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अमित गर्ग, प्लीज लर्न इट। नीति आयोग, अगेन एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, अनुराग जैन हैज जस्ट बिन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जब ज़्यादा ओवरलोड होने लग जाए फैक्ट्स का,
तो आपको पता होना चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके भी लर्न कर सकते हैं. यू डोंट रियली हैव टू लर्न द एंटायर थिंग टुगेदर. You can take it one by one, but definitely you can go slide by slide, or what you can do is like in one day you can learn the material of 3 slides together. ठीक है. फिर आ गया आपका नेवल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो ये सुब्रमणी, धीरज सेठ, कृष्ण स्वामीनाथन, यू कैन हैव एन एंटायर क्लैट का पैसेज ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द 3 आर्म फोर्सेस. सो जिसमें ट्राई सर्विसेज कमांड के बारे में पूछ लिया है ना, इनके बारे में पूछ लिया, या नेवी डे 4th December के बारे में पूछ लिया. So such kind of questions can also be made. CEO of UIDAI, basically the Unique Identification Development Association of India, जो कि आधार कार्ड का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है. उनके सीईओ को इंडिया एआई मिशन का सीईओ भी बना दिया है. नाम है सौरभ विजयना. इंडिया एआई मिशन से रिलेटेड एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ वो पूछा जा सकता है, एंड दिस कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे आस्क. इंडिया में हुआ था ना इस साल, जहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत पॉपुलर कर दिया था, राइट. देन इज नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन. द चेयरपर्सन हैज बीन चेंज्ड. अभी नेशनल स्टेटिस्टिकल डे भी किया था 2 मिनट पहले. सो हिज नेम इज साइबल चट्टोपाध्याय. It is going to be a little overwhelming. Don't worry about it. Like I said, 3 slides in a day. ठीक है. और आगे चल के जब हम लोग बिल्कुल ऐसे इम्पोर्टेंट स्टोरी टाइप की चीज़ करेंगे, वहाँ पे फिर हम कहानियाँ बना सकते हैं. यहाँ पे मैं क्या कहानी बनाऊँ कि इनका नाम चट्टोपाध्याय क्यों है, क्योंकि वो मतलब देयर इज़ नो स्टोरी टू इट, राइट. सो यू हैव टू लर्न इट. देन इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर है उनका नाम हो गया महेश दीक्षित. इंपॉर्टेंट है पोस्ट, वन लाइनर से पूछा जा सकता है. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यू ऑलरेडी हैव डन दिस विद मी, हरजीत सिंह गरेवाल. आई एम सेइंग इट अगेन. अच्छा, इसके अंदर क्या क्या करना आपको पता होना चाहिए. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं. रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में आपको पता है हिंदू तो नहीं आते, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, राइट, एंड मुस्लिम्स. ये 6 हमारी माइनॉरिटीज़ हैं इन आर कंट्री. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक अलग से स्पेशल ऑफिसर होता है आर्टिकल 350B के अंदर. ये जो है ये दिस इज बेसिकली अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. ठीक है. इकबाल सिंह लालपुरा हैज बीन चेंज. प्लीज डोंट लर्न हिज नेम. Then is CBDT, Ravi Agarwal, the chairman. He is basically taking care of all the direct taxes in our country, like income tax and all of that. फिर ऐसे भर भर के हमारे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स आ गए. मैम, क्या हमें सारे चीफ मिनिस्टर्स का नाम लर्न करना है? भगवान से मैं पूजा करूंगी कि ये आपसे ये सारे सवाल ना पूछे, लेकिन अगर बाई चांस पूछ लिया तो फिर क्या करोगे? तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह भाड़ में जाए, लेकिन आपको इनके नाम जरूर पता होने चाहिए, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दैट यू आर सिटिंग फॉर. आई कांट रियली हेल्प इट, राइट. सो तमिलनाडु वाला तो आपको पता ही है, जोसेफ विजय. केरला वाला सतीशन, द वन हु इज कॉल्ड Pookie by all of, actually right now he's also been everyone is criticizing him again. शुभेंदु अधिकारी तो वैसे ही पता है बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी, राइट. असम हेमंत बिस्व शर्मा. ये असम इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक तो यूसीसी की वजह से अभी बात करेंगे, एक फ्लड वाली चीज की वजह से. देन इज पुडुचेरी रंगस्वामी. ये तो चलो ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी ठीक है, वी शुड डू इट. अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्रहलाद जोशी इज बिकम द कैबिनेट मिनिस्टर. ही इज ऑल्सो द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक मिनिस्ट्री है. तो एक एजुकेशन होगी, एक कंज्यूमर अफेयर्स होगी, एक न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगी. ये तीनों का नाम लर्न करना है, और धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं भूलना, ठीक है. सो ये वन लाइनर हो सकता है इफ दे एट ऑल दे वांट टू मेक एन एंटायर पैसेज ऑन प्रोटेस्ट और समथिंग लाइक दैट. 81st यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट, ये कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज नहीं है. हर साल एक प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, क्योंकि इनका टेन्योर ही 1 साल का होता है. मैं सेक्रेटरी जनरल की बात नहीं करी. 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से 1 प्रिंसिपल ऑर्गन विच इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसके प्रेसिडेंट की बात हो रही है. सो ही इज फ्रॉम बांग्लादेश. हिज नेम इज खलीलुर रहमान. काइंडली लर्न हिज नेम, एंड योर homework is to go figure out who was the first female president of the United Nations General Assembly, and if at all she was an Indian or not. Okay, I'm not going to give you a lot of hints. Just go figure out her name and write it down. Then is vice president of FATF. देखो, FATF मतलब वाइस प्रेसिडेंट हम क्यों लर्न कर रहे हैं? क्योंकि इंडियन है वहाँ पे, नहीं तो हम नहीं करते, ठीक है. सो विवेक अग्रवाल इज बिकम द वाइस प्रेसिडेंट. हेंस FATF एज अ बॉडी बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दे कैन वेरी वेल मेक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट, इवन एज अ क्लैट पैसेज. ठीक है, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ईरान का भी एंगल है, क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट में है अलॉन्ग विद म्यांमार एंड नॉर्थ कोरिया.
अच्छा, फिर आ गया इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज। क्या लॉ ऑफ सीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो ट्राइब्यूनल तो 100% आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ये आपका होमवर्क। अच्छा, इसमें एक जज अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है बिमल पटेल, ठीक है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम सरजी। पूरा नाम लर्न करने की क्या जरूरत है जब प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते, और कोई वाइवा तो नहीं ले रहा ना, ना फुल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यूज है। तुम एसके करके भी लर्न कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन लर्न कर लेना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज एंड्रू बर्हम, ये तो पता नहीं कितनी देर टिकेगा, राइट। एंड फर्स्ट मिनिस्टर फॉर एआई, क्योंकि थोड़ा इंडियन ओरिजिन टाइप का बंदा है, सो कनिष्क नारायण, यू कैन कीप इन माइंड, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, मेजर नेशनल अवार्ड्स। अगेन यू नो, क्या पूरा का पूरा क्लैट का पैसेज आएगा इसमें? नॉट रियली, बट क्या इनको भी हम लोग ऐसे ज़बरदस्ती किसी और टॉपिक के अंदर डाल सकते हैं जो कि क्लैट के पैसेज के अंदर आएगा? Maybe we can, right? Otherwise for AILET 100% important. So UNESCO, क्या UNESCO important है? Do we have a 45th UNESCO heritage site? Yes. So they can ask us a lot of questions on Sarnath and UNESCO as a body, and then this award. अच्छा, ये वाला जो गुएल्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज वगैरह होता है, दिस इज बेसिकली गिवन टू जर्नलिस्ट हु इन द इवेंट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैव रियली done their work really properly with very earnestly, राइट, तो उनको हम कमेमोरेट कर रहे हैं। सो सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को ये मिला है क्योंकि सूडान में सिविल वॉर चल रही है, आज से नहीं 2023 से, उनकी आर्मी और उनकी पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में। क्योंकि उनकी आर्मी का जो हेड है बुरहान, वो उनकी पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ के हेड को बोल रहा है कि भाई तू निकल और पूरी सब कुछ आर्मी के अंदर आ जा, मतलब मैं ही सबका बॉस बनूंगा। बुरहान इज सेइंग दैट टू दगालो। दगालो इज द चीफ ऑफ द आरएसएफ, राइट। बट पॉइंट इज ये 2023 से चल रहा है, एंड दीज गाइज हैव रियली शोन इट टू द वर्ल्ड वॉट एवर इज हैपनिंग, हेंस दे गॉट द अवार्ड। द पुलित्जर प्राइज विल नेवर बी आस्क्ड इन क्लैट until or unless CLAT just like changes the entire thing and says नहीं मेरे को पैसेज बेस्ड नहीं पूछना जीके में, मेरे को 31 लाइनर्स पूछने हैं, फिर आ सकता है, जो कि CLAT ने किया है 2019 से पहले, है ना। 2019 के बाद ऑब्वियसली नहीं किया। So recipients are R.K. Anand and Suparna Sharma. They are Indian journalists, नाम से ही पता चल रहा है। Investigative journalism के लिए ये मिला है। UNFAO Agricola Medal has been given to our Prime Minister Narendra Modi because he has done outstanding work for ensuring global food security. Not only India ka food security, but world ka food security has taken care of. So that is why he has gotten this award. एंड ये इटली में है, रोम इटली में है, ये भी एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इटली में जब गए थे तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उनमें से एक ये हुआ, ठीक है। फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नाउ इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिलता है? कोई ऐसे इंसान को मिलता है जिसने किताब लिखी है इन एनी लैंग्वेज विच इज़ नॉट अंग्रेजी। अगर अंग्रेजी किताब के ऊपर अवार्ड मिलता है तो वो बुकर प्राइज होता है। इफ़ यू हैव नॉट रिटन इट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव रिटन इट इन एनी अदर लैंग्वेज विच हैज़ बिन लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, the award that you get is called the International Booker Prize, right? So author is Yang Shuang, right? Translator is Ling King. You have to learn it, huh? Then his book is Taiwan Travelogue, right? And it's the first work in Mandarin to get this particular award. It's not called Chinese. We call the language, we say that it's the Chinese language. It's actually, I mean, officially called Mandarin, right? And the publisher of this particular book, usually we don't learn it, but because the publisher is getting this particular, मतलब publisher ने जिसने किताब ये publish की है, तो पुरानी वाली किताब भी जो उन्होंने publish की थी, I think Heart Lamb था उसका नाम। So anyway, point is that भानु मुश्ताक को मिला था, I think कनाडा में लिखी थी, वो देख लेना आप। लेकिन वो पब्लिशर ने एक और पब्लिश की और सेकेंड टाइम कंसेक्यूटिवली उनकी ये पब्लिश की हुई किताब को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। सो द नेम ऑफ द पब्लिशर इज एंड अदर स्टोरीज। फिर आ गया विटली अवार्ड। विटली अवार्ड इज बेसिकली कॉल्ड द ग्रीन ऑस्कर्स, ऑब्वियसली गिवन टू somebody who's done something very very nice in the field of environment. Recipient is Barkha Suba and Parveen Sheikh. What have they done? They have basically taken care of biological diversity. खत्म बात, उसके अलावा जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्या है कि ये हिमालयन सैलमेंडर करके एक स्पीशी है जिसका हैबिटेट इन्होंने इम्प्रूव किया है, और चंबल रिवर में भी इन्होंने साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा की है। Goddard Astronautics Award has been given to Chandrayaan 3 mission because, well, it was a fantastic mission which was on the 23rd of August, and hence 23rd of August is called National Space Day. ठीक है, okay, soft landing के लिए हमें मिला है। फिर further ahead, of course, there is Earth Prize,
which has been given to Vivan, Ariana and Avyana. ठीक है, so Ariana, Avyana, Vivan करके लर्न कर लेना. क्यों लर्न करना है, क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने एक लो कॉस्ट तरीका निकाला है जिससे वो माइक्रो प्लास्टिक्स निकाल सकते हैं वाटर में से, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग दैट दे हैव डन. जस्ट दैट इट विल बी अ वन लाइनर, नो क्लैट का एंटायर पैसेज इज गोइंग टू बी मेड ऑन दिस. इट्स कॉल्ड प्लास्टिक. ठीक है. फिर then there is the Princess of Asturias sports award which has been given to Messi. At least Messi got something. I mean, he's a very 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 wonderful player. Before I get a lot of flack for this, but he's the first footballer in history to get this particular award, right? Lokmanya Tilak award, ये FIFA के अंदर मतलब फुटबॉल से रिलेटेड अगर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो उसमें से एक ये पूछ सकते हैं, even in CLAT, otherwise ALIT. Lokmanya Tilak award has been given to the National Security Advisor, our very own Dhurandhar Ajit Doval. Then comes your Food Planet Prize, which has been given to the Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming Program. Natural farming is not organic farming. Natural farming is basically using the methodologies of our ancestors and making sure that our entire land becomes more fertile. So using cow dung, cow urine, जैगरी, जिससे अर्थवर्म्स की संख्या बढ़ जाती है. जैसे ही अर्थवर्म की संख्या बढ़ गई अगर आपके ज़मीन पे, तो वो फर्टिलिटी का एक सिग्नल होता है. ठीक है. गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिला क्योंकि उन्होंने एक मियावाकी मेथड यूज़ किया. जापानीज़ मेथड है जिसमें आप छोटे छोटे सैपलिंग्स थोड़े थोड़े एरियाज़ में आप ग्रो करते हो और वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं. ठीक है. So they have planted a lot of saplings, and so we've got the Guinness World Record. The Ahmedabad Municipal Corporation's got that. Then is the Royal Society Fellow London, which has been given to Soumya Swaminathan. You know who's Swaminathan word use करके मतलब you can think of the Green Revolution, the father of Indian Green Revolution, M.S. Swaminathan. So she's his daughter, and she's the principal advisor to our country's National Tuberculosis Elimination Program, right? So certain things over here, very, very important. फिर आ गया Commonwealth Short Story Prize. Again, you know, like a one-liner, which has been given to Jamil Nazir for a story called The Serpent in the Grove. Simple. World Summit on the Information Society Prize. This has been given to Samrid Gram Initiative, Department of Telecommunications. ठीक है. जिसमें वो digital service, so physical as well as digital, like to the extent possible digital services, लेकिन जहाँ पे digital accessibility नहीं है तो physical services हम दे रहे हैं, right? So across rural India. Then is the Rolex National Geographic Explorer of the Year Award. I don't see, these are sort of less on priority, but you never know that they might ask you. So हमें पता होना चाहिए, like I said, 3 slides in one day, a lot of facts, but you have to learn them. So Kriti Karanth is the one who has received this. And now let's move on. Then we come to military exercises. Again, military exercises is very, very pure ALET type के सवाल. लेकिन कोई ऐसे टाइप की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जो 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि वैसी न्यूज़ में है, तो एक वन लाइनर आपको क्लैट में भी मिल सकता है. लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर पूरा का पूरा पैसेज आ गया, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप फौज की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो, आप लॉ की तैयारी कर रहे हो. सो सिनबैक इज इंडिया, कंबोडिया. यू शुड जस्ट नो the participating countries and you should know where it happened, right? Then is Pitch Black, India, Australia. Air Force की exercise है, ऑस्ट्रेलिया में हुई. Then is Pragati. Pragati is basically a multilateral exercise. India and 12 friendly countries. मेघालय में हुआ. You can know the full form because, well, CLAT loves asking this nonsensical question कि इसका full form बता दो, है ना? तो पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन. तो या फिर इंडियन ओशन रीजन दिमाग में रख लेना, उससे इंडिया याद रहेगा, या प्रगति को इंडिया के साथ एसोसिएट करके मेघालय करके कर लेना. तो इंडिया में हम क्या बोलेंगे, इंडियन ओशन रीजन की ही बात करेंगे. In exercise Tiger, Lightning, Bangladesh and the US for counter-terrorism. ठीक है? Okay. Moving ahead, let's go on to the next one. SAREC is South Korea and Japan, happened in South Korea. Conquest is a UN peacekeeping mission. Multiple, बहुत सारे हैं इसके अंदर, है ना? Multinational peacekeeping forces, मंगोलिया में हुआ. RIMPAC is Rim of the Pacific, जिसमें theme is partners integrated and prepared. Again, you know, it is the world's largest international maritime exercise, right? Pacific Ocean में हुई है. Valiant Shield जो है, it is led by the US. Again, इसमें बहुत सारी countries आती हैं. Again, Pacific Ocean. Resolute Dragon. ये ड्रैगन वाला जो चीज़ है ना, तो ये बेसिकली चाइना को बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू अटैक यू इफ एट ऑल यू टेक एनी पंगा विद अस. सो दिस इज बेसिकली, इट हैपेंड इन जापान. इट वाज बिटवीन US and Japan. Yeah.
Then comes a lot of sports related news, right? So we should know it. Again, very very elite oriented sports इस साल के लिए एक तो क्रिकेट हो गया, एक आपका फीफा तो ऑब्वियसली हुआ ही हुआ, राइट, एंड कॉमनवेल्थ हो गया. ये तीन चीजें हम लोग अगर पैसेज बेस्ड ही आ रहे हैं सवाल इन क्लैट, तो ये इधर होंगे. और एलिट में 6 से 7 सवाल तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आते ही आते हैं. सो इटालियन ओपन जो है ये ग्रैंड स्लैम्स में नहीं होता. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत देर के बाद एक इटालियन बंदे ने इटालियन ओपन जीता है. यानिक सिनर इज हिज नेम. एंड द रनर्स अप, ना रनर्स अप का नाम हम क्यों लर्न करें, क्योंकि ये इडियट्स पूछने लग गए हैं. पिछले साल एलिट ने पूछा था बट ग्रैंड स्लैम के लिए पूछा था. ठीक है. सो कैस्पर करके है नॉर्वे से, हु इज द रनर अप. नाउ विमेन में एलिना फ्रॉम यूक्रेन हैज वन एंड कोको फ्रॉम यूएस हैज लॉस्ट. ठीक है. सो पूरा पूरा नाम नहीं लर्न करना है. हमने क्या करना है, इनके साथ दोस्तियां थोड़ी ना बढ़ानी है. हमने तो सिर्फ इनका नाम फिगर आउट करना है फ्रॉम द एमसीक्यूज. दैट्स ऑल दैट वी हैव टू डू. Moving ahead, the Thomas Cup is basically, all of them are badminton. So Thomas Cup is for men. Uber Cup is for the females. Both of them happened in Denmark. अगर हम बात करें तो Thomas Cup में India reached the semi-final, but we lost to France. And यहाँ पे साउथ कोरिया, यहाँ पे हम लोग सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंचे. ठीक है. फिर आ गया सिंगापुर ओपन. सिंगापुर ओपन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, वेरी वेरी गुड प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया. एंड पहली बार हमने सिंगापुर ओपन टाइटल जीता है, तो ये आपको लर्न करना चाहिए. बट एक्चुअली द ईयर इन विच दीज गाइज डिड अ फैंटास्टिक जॉब वाज लास्ट टू लास्ट ईयर. इतने सारे इन्होंने इवेंट्स जीते थे ना, और बच्चे बेचारे पागल हो गए थे सारे इवेंट्स लर्न करते करते, एक भी नहीं आया. पर ठीक है, फर्स्ट एवर सिंगापुर ओपन करके तो पूछ ही सकते हैं हमसे. यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत हैज रिसीव्ड सिल्वर. मैं सिर्फ इंडिया के साथ ही रिलेट कर रही हूँ, ठीक है, बाकी सबको मारो गोली, क्या करना उनका. ठीक है. फिर आ गया आपका एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, गांधीनगर में हुआ. ओवरऑल चैंपियन हो गया तुम्हारा चाइना, लेकिन हमारा इंडिया जो है ये है 10 मेडल हमने लिए हैं. चाइना ने 41 मेडल्स लिए, हमने 10 लिए. ठीक है. तो वो ओवरऑल विनर हो गया. फिर योगा से रिलेटेड कोई चीज और हम ना जीते, ऐसे हो नहीं सकता. हम जीत गए, थैंक गॉड फॉर दैट, राइट. सो दिस हैपेंड इन अहमदाबाद. सेकंड इज जापान एंड अर्जेंटीना. वेल, इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू शुड कीप इट इन माइंड. 21 जून इंटरनेशनल योगा डे एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. सो अब इसके अंदर क्या है, ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ चेस का. जीता तो यही है मैग्नस कार्लसन, लेकिन फर्स्ट इंडियन टू एवर क्वालिफाई फॉर दिस was Arvind Chidambaran, right? So learn that. That's important for us. मतलब वन लाइनर के लिए, नॉट एनीथिंग एल्स. ये बेटा बहुत बड़ी चीज़ है. अब ये पूछेगा क्लैट कि नहीं, मेरे को नहीं पता. तो 100 मीटर में 10.09 सेकेंड्स में किया है इसने, गुरिंदर वीर सिंह, राइट. एंड 400 मीटर में 44.98 सेकेंड्स. दिस इज विशाल टीके. मतलब अलग ही लेवल भाग रहे हैं लोग. ठीक है. ये पहली बार है कि 400 मीटर में 45 सेकेंड्स में इसने किसी ने किया है. दैट्स अ वेरी वेरी बिग डील. इफ यू एवर if you like running, then you would know what it means, and if you don't know, doesn't matter. ठीक है. फिर आ गया वर्ल्ड एपनिया पूल चैंपियनशिप, जो कि बुदापेस्ट में हुआ. हम जीते नहीं है, लेकिन हमारा कंटिंजेंट पहली बार गया फ्री डाइविंग करने के लिए, और जीते जो है साउथ अफ्रीकन वुमन हैज वन. रेनॉल्ड्स या बेवन करके लर्न कर लो. मलीना फ्रॉम पोलैंड. सो मलीना फ्रॉम पोलैंड एंड रेनॉल्ड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका द विनर. रोइंग कप में हम जीत गए लक्ष्य एंड उज्जवल. प्लीज लर्न देयर नेम्स. शूटिंग कॉन्टेस्ट में भी सबसे बड़े शूटर्स कौन है, चाइना. और हमारा मेडल टैली इज 4 मेडल्स हमें मिले हैं. ठीक है. ओके. मूविंग अहेड, देन वी हैव, अच्छा, ग्रैंड स्लैम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट होते हैं. ऐसे नहीं है कि ऐसे बेफालतू का तुम लोगों को करा दिया, लेकिन ग्रैंड स्लैम थोड़े अलग लेवल के इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजुअली आते ही हैं. तो इसमें डबल्स, मिक्स डबल्स वगैरह नहीं पूछते, सिर्फ मेन सिंगल एंड विमेन सिंगल. पहले पहले कौन जीतता था उसके बारे में पूछ रहे थे. अभी रिसेंटली इन्होंने पूछा कि हु वाज द वन हु लॉस्ट द फाइनल, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंच ओपन, पहली बात तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ये सारे के सारे साथ में मिलके होते हैं ग्रैंड स्लैम्स. इफ यू कैन गेट इट इन द सेम ईयर, I mean, that's a great thing. Otherwise, in the course of your career, if you're able to do all of those, एक बार at least you're able to win these 4 tournaments, तो वो career grand slam बोला जाता है.
तो द विनर दिस टाइम इज़ अलेक्जेंडर। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी इसलिए था क्योंकि काफ़ी गर्मी थी उस टाइम पे, सो सम ऑफ देम हैड ऑलरेडी सेड कि भाई हम लोग नहीं खेलेंगे, जैसे यानिक सिनर वगैरह, एंड कार्लोस अल्caraz इज़ ऑल्सो उसको शोल्डर को प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो सब कुछ न्यूज़ में चल रहा था। सो अलेक्जेंडर फ्रॉम जर्मनी वन एंड फ्लावियो फ्रॉम इटली लॉस्ट, मतलब फाइनल में रनर अप, व्हिच इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग डील। फीमेल्स में, विमेन में मीरा फ्रॉम रशिया एंड शी इज द यंगेस्ट एवर, एंड माजा फ्रॉम पोलैंड इज द रनर अप। यू विल हैव टू लर्न दैट नेम्स, वट एवर यू फील अबाउट द नेम्स इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर, पर लर्न जरूर करना है, राइट? उसके अलावा अगर हम बात करें विम्बल्डन की, विम्बल्डन के आपको डेफिनेटली यू डोंट हैव टू लर्न द डेज एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो 29 जुलाई 12 जुलाई वगैरह कुछ नहीं लर्न करने की ज़रूरत है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नो the name. So Yannick Sinner came back and he won his Wimbledon, defended his crown, and Alexander from Germany lost. ठीक है? Linda from Czech Republic and the runner-up was also from Czech Republic, Carolina from Czech Republic, and this was Linda from Czech Republic का सबसे पहला Grand Slam title. Learn these names; they are important. Moving ahead. Now we are going to talk about cricket and football, but not talking about FIFA just yet. Just talking about other छोटू tournaments here and there, right? आईपीएल की बात करें, छोटा तो नहीं है टूर्नामेंट तो आईपीएल में ऑफ कोर्स वी ऑल नो आरसीबी वन, डिफीटेड गुजरात टाइटंस। आरसीबी became the third team to defend their title, right after CSK and Mumbai Indians. Most valuable player, orange cap, emerging players, everything is Vaibhav Suryavanshi. Obviously, he deserves this and so much more, right? Basically, most amount of runs, right? So, most amount of wickets is Kagiso from Gujarat Titans. ये learn कर लिया। फिर विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो चैंपियंस वर ऑस्ट्रेलिया, बस इतना लर्न कर लेना, डिफीटेड इंग्लैंड, ठीक है? और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के अंदर विनर्स वर इंडिया। इंडिया का ये 6th टाइटल था, डिफीटेड बांग्लादेश इन गोवा। काइंडली कीप दैट इन माइंड मूविंग अहेड। फिर ड्यूरेंट कप मुझे लगता है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्योंकि फीफा न्यूज़ में है, तो पिछली बार जब फीफा के ऊपर क्लैट 2023 में आया था तो उन्होंने फीफा के रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा था, एक ये ड्यूरेंट कप पे पूछ लिया था। तो ड्यूरेंट कप अभी व्हेन while I'm making this video, it hasn't gotten over yet. So we'll see who won, but it is like the oldest sort of football tournament that happens in our country, and it was founded by a man called Durant, hence it's called the Durant Cup. एशिया का ओल्डेस्ट है ना? और बस यही है, और क्या आपने देखना है इसमें? ड्यूरेंट कप होता है, शिमला ट्रॉफी होती है, प्रेसिडेंट्स कप होता है। अब कौन जीतेगा उसके बाद देखेंगे। कोलकाता, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, रांची, इन सारी जगहों पे ये हो रहा है इन 2026। फिर आ गया FIH विमेंस नेशन कप एंड हॉकी। तो विमेंस नेशन कप में विनर इज इंडिया। अभी एक वर्ल्ड कप भी हो रहा है हॉकी का, तो वो देखते हैं कि कौन जीतेगा वहाँ पे। So India in the Women's Nations Cup we defeated New Zealand, right? And ये hockey five-a-side में Asian Championship India has won, again defeated Pakistan, इसीलिए लिख दिया, ठीक है? फिर कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इट हैपेंड इन न्यू दिल्ली। ये कौन से स्टेडियम में हुआ आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भाड़ में जाने दो। मैस्कॉट इज मयूर, राइट? एंड रैंक 1 इज इंडिया, एंड मेन का सिंगल्स का गोल्ड इज अंकुर भट्टाचार्य जी, एंड विमेन सिंगल इज यशस्विनी। देखो यार, ये एक साइड में हो नहीं सकता क्योंकि मेरे से भी नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। देखो यानिक सिनर तो तुमको लर्न हो गया, अच्छा थोड़े थोड़े हो गए। स्क्वॉश में मतलब अगर आगे चल के करेंगे तो अनाहत का नाम तुम्हें पता ही होगा, ऑब्वियसली तुमने न्यूज़पेपर में ये कितनी बार देखा है। पर because of the fact that most of us are unaware of all of these lovely sports people, we will have to make an effort to learn it. तो इसमें डरना नहीं है, बस यही बात बोलनी थी, अब कर लो। अनाहत सिंह is like fantastic, अलग ही लेवल की चैंपियन, and she has won she's the very first ever to win this World Squash Junior Championship, right? And so it happened in Canada. That is something that we can keep in mind. Moving ahead, Norway Chess 2026, Pragnanda, the very first Indian player to win the Norway Chess title, ठीक है? फिर उसके बाद अगर बात करें FIDE की, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी टाइप की चीज़ होगी, विच इज़ वेरी गुड फॉर विश्वनाथन आनंद, बिकॉज ही इज़ द इंटरिम प्रेसिडेंट नाउ ऑफ FIDE, राइट? ये चेस की इंटरनेशनल बॉडी है। तो इसमें जो प्रेसिडेंट था आर्कैडी वॉर्कोविच, ही इज़ बिन सस्पेंडेड बिकॉज सैंक्शंस लग गए इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन वगैरह से, तो इसको हटा दिया। और ये ही वाज द डेप्यूटी प्रेसिडेंट, बट नाउ ही इज बिकम द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ FIDE. वी हैव आल्सो डन इंटरनेशनल चेस डे
थोड़ी देर पहले। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में संग्राम सिंह, ये लर्न कर लेना, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द एशियन चैम्पियनशिप टाइटल, ठीक है। फिर बस थोड़े से रह गए, ये तो अपकमिंग वाले हैं, ये तो अभी तक हुए भी नहीं है। तो देखो जैसे खेलो इंडिया, बहुत सारी गेम्स होती है ना, यूथ गेम वाली जो है वो तेलंगाना में हुई है, मोस्टली नवंबर में होएगी, ठीक है। भगवान करे वो लोग ना पूछें, लेकिन अगर पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए। साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में होंगी अगले साल, राइट। फिर अगर हम बात करें मिक्स्ड डिसेबिलिटी एशेज, ये मिक्स्ड डिसेबिलिटी मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज, राइट। वो सारे प्लेयर्स दे आर गोइंग टू, दिस गोइंग टू हैपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट्स गोइंग टू हैपन इन इंग्लैंड, बट नॉट इन दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, पॉसिबली मोर इम्पॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर वाले लोग। सो फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर को बहुत बड़ा ऑनर मिला है, लॉर्ड्स करके एक बहुत बढ़िया क्रिकेट का ग्राउंड है जो कि बहुत माना गया है, बहुत पुराना है, वहाँ पे ऑनर्स लिस्ट में इनका नाम लिखा गया है। सो यू शुड नो हर नेम, क्रांति गौड़, right? And this is in London where she's got this wonderful honor, also because she totally and absolutely deserved it. She's a great cricket player. Just know her name and let's move on, right? अब आगे थोड़े से हमारे डिफरेंट वन लाइनर्स जो कि हम लोगों ने किए भी होंगे और अगर ना भी किए होंगे तो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी की अगर हम बात करें, कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, एक कमेटी बनाई है और बोला है कि हम पूरे के पूरे अपने सुप्रीम कोर्ट की, अपनी पूरी जुडिशरी को थोड़ा टेक एनेबल्ड करेंगे, ठीक है। तो बस इतना सा ही आपने दिमाग में रखना है। इसका हेड कौन है, जस्टिस अरविंद कुमार, फाइन। Then is Joint Parliamentary Committee on the Empowerment of Women. It has been reconstituted. This is a very normal thing. I just told you right now there are two types of committees. एक होती है Select Committee. Select Committee का मतलब होता है जहाँ पे members of only one particular house is there. Joint Committee का मतलब होता है जहाँ पे members of both the houses are there. So लोकसभा के members भी है, राज्यसभा के मेंबर्स भी हैं। तो इन्होंने बस रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, कोई बहुत ही फन्ने खां बात नहीं है। लेकिन क्योंकि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन शायद इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दैट बिल 131st अमेंडमेंट बिल वाज इन न्यूज, ऑल्दो इट रिमेन्ड अ बिल, इट डिड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट, बट स्टिल हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, ये आप दिमाग में रख लेना। फिर एक प्रिविलेज मोशन टाइप की एक चीज़ होती है। पार्लियामेंटेरियंस के पास ना बहुत सारे पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस होते हैं। उनके मतलब वो क्या बोल सकते हैं, फ्रीडम टू अटेंड, ये सारी की सारी चीज़ें, इवन फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू कि क्या इनके खिलाफ कोई सिविल केस, क्रिमिनल केस, ये सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो सारी के सारी चीज़ों के ऊपर इनको प्रिविलेजेस मिलते हैं। कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होती हैं, कोई कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती हैं। इंडिविजुअल प्रिविलेज का मतलब होता है कि दे डोंट हैव टू सीक द मेजॉरिटीज ओपिनियन बिफोर गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रिविलेज, राइट। एंड collective privileges, everybody has to, a majority has to say it together. So privilege such as I can say whatever I feel like saying, but obviously under that, and मतलब उसके अंदर मैं कुछ भी ऐसे गाली वाली नहीं दे सकती, मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी होते हैं। तो जो भी आपकी प्रिविलेज है उसका अगर आप उल्लंघन करेंगे ना तो आपके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस जारी हो सकता है। ये हमारे भाई साहब एक धर्मेंद्र प्रधान जी टाइप के एक इंसान थे जो कि एजुकेशन के मिनिस्टर थे, इनके खिलाफ ये मूव हुआ था, अब तो यही मूव हो गए हैं, ठीक है। फिर हो गया जजेस इंक्वायरी एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें जजेस इंक्वायरी एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये जस्टिस यशवंत वर्मा का केस है जो कि ऑलरेडी इस्तीफा दे के जा चुके हैं, लेकिन हम फिर भी उनके इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। ही इज़ नो लॉन्गर अ जज, जस्ट सेइंग, right? And the committee is also given its opinion saying yes, whatever allegations were there against this particular judge कि भाई इन्होंने पैसे का घपला शायद किया होगा क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा जले हुए नोट्स मिले थे, करेंसी नोट्स, राइट। सो दैट इज ऑल्सो हेडेड बाय जस्टिस अरविंद कुमार, यू कैन कीप दैट इन माइंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना एक बिल बनाया है, बिल हैजंट गॉटन द गवर्नर्स एसेंट येट, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल। ये असम में, Assam has become the third to pass such a law to implement uniform civil code, ठीक है। गोवा में तो हमेशा से ही था, आर्टिकल 44 आपको पता होना चाहिए, ये हमने किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ तो भी हम कर सकते हैं। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है, देखो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं बोलते बिकॉज
murder is murder irrespective of your religion, right? Abduction is abduction irrespective of your religion. But however, the rules and regulations related to marriage, related to divorce, related to adoption, maintenance, inheritance, blah, 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 it sort of differs when for different religions, because they also have the religious personal laws. And as they can, because fundamental right है उनका आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 में. पर अगर कल जाके हमें कोई सेक्युलर लेजिस्लेशन चाहिए, तो उसके लिए हमने एक आर्टिकल 44 बनाया, जिसमें हमने कहा कि यार धर्म को नज़र में ना रखते हुए एक ऐसा लॉ बनाओ जिससे लोग शादी कर सकें, उनको धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्पेशल मैरिज एक्ट बना दिया। तो बोला बच्चे को अडॉप्ट कर सकें, तो गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट बना दिया। प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सके, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट बना दिया। तो ऐसे करके बहुत सारे लॉज बना दिए। अब अगर कोई स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कर रही है उसके स्टेट में, तो वो बेसिकली ये बोल रही है कि अब शादी केवल इसी लॉ के अंदर होएगी, आपके धर्म के अकॉर्डिंगली नहीं होगी। मतलब रिचुअल्स आप कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो, द लीगैलिटी दैट यू नीड टू फॉलो, दैट विल बी यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन. So Goa always had that because it was under Portuguese control and Portuguese had put that uniform civil code. So it came with uniform civil code into our country. उसको कोई अलग से लॉ पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सबसे पहला स्टेट जिसने लॉ पास किया, इम्प्लीमेंट किया, दैट इज़ उत्तराखंड. इम्प्लीमेंट तो एक्चुअली किया नहीं है क्योंकि उसके रूल्स अभी तक बने नहीं हैं, लेकिन लॉ ज़रूर पास हो चुका है. Then of course we also have Gujarat, and now Assam is also going to join the entire thing. ठीक है, तो ये आर्टिकल 44 है, डीपीएसपी के अंदर आता है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर आगे फंडामेंटल राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ. तो राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, ऑब्वियसली. तो क्या होता है ना कि कभी कभार ऐसे अपने आप गाड़ी चलती है, तो चलते चलते फुटपाथ पे चली जाती है, फुटपाथ के पेडेस्ट्रियंस को कुचल के सामने से चली जाती है, पता नहीं चलता कौन चला रहा है, लेकिन लोग मर जाते हैं. फिर कभी कभार क्या होता है कि भाई सामने रेड लाइट होती है, हमारे पास, हम तो देश चलाते हैं, हमारे पास पेशेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है, तो हम अपनी स्कूटीज़ को फुटपाथ पे चला देते हैं क्योंकि हमें वहीं से जाना है. और आगे पीछे जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं, थोड़ी गंदी नज़रें दिखाते हैं, थोड़ा हॉर्न बजाते हैं, फिर वो बेचारे साइड को हो जाते हैं क्योंकि सामने से तो बाइक आ रही है, और फिर वो आराम से अपने रास्ते चले जाते हैं. उन लोगों को बोला गया है भाई फुटपाथ फुट पे चलने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ उनको जाने दो. खुद उधर जाके डोंट डू ऑल ऑफ दिस. So that's basically what they're talking about, and this is because of the fact that a child died, and which is so unfortunate. I don't know what is happening in this country, but ठीक है, let's see if they actually follow it or not. फिर है जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर कमिटी. Justice Prakash Navlekar committee is for what? It has been made by Ministry of Home Affairs, और वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो सेंसस की एक्टिविटी हो रही है, इसमें कितने अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं. अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस मतलब पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेनी मेनी थिंग्स. सो अननेचुरल इन द सेंस कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का स्पाइक तो नहीं आ गया जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, या कोई एक पर्टिकुलर जेंडर का स्पाइक तो नहीं आ गया, या कोई एक पर्टिकुलर लोग जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं लेकिन दे आर लाइक फ्रॉम ए पर्टिकुलर कंट्री, उनके इस ओरिजिन से हैं, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गए. तो जस्ट टू फिगर दैट आउट, दैट्स द नावलेकर कमेटी. प्लीज़ लर्न दैट. अगर सेंसस के ऊपर पूरा का पूरा पैसेज होगा तो दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स. फिर आ गया एनसीआरबी का डिजिटल क्रिमिनल जस्टिस टूल्स. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाए हैं, निकाले हैं. एक अभिज्ञान निकाला है, सीआरपीआई निकाला है, ई प्रोसिक्यूशन, ई फोरेंसिक्स. दिस इज बेसिकली सो दैट हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हम लोग डाल दें, है ना, ताकि थोड़ा और फटाफट से हम काम कर सके, ताकि और ज़्यादा विक्टिम्स को थोड़ी हम मदद कर सकें. ठीक है, फिर आ गया हमारा इमिग्रेशन और फॉरेनर रूल्स को थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई भी फॉरेनर अगर वीज़ा पे लेस देन 180 डेज़ के लिए अगर वो एक्सटेंशन सीक कर रहा है, तो वो कितने भी टाइम बिफोर दैट 180 डेज पीरियड एंड्स, जितना उसका वीज़ा है, उससे पहले वो आके हमसे मांग सकता है. अर्लियर रिक्वायरमेंट वाज विद इन 14 डेज आफ्टर कमिटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग 180 दिन. तो आप 180 दिन से कम के लिए हैं, आप उसी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में कभी भी आके बोल दें कि यू वांट टू एक्सटेंड इट.
पहले था ये टाइम खत्म होने के 14 डेज तक हम आपको समय देते थे, तो दे आर नॉट अलाउइंग दैट टू हैपन, ठीक है। तो दैट इज अनदर थिंग। फिर आगे आपका कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। अब ये कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक ऐसे टाइप की चीज़ है, मतलब दिस इज इट वाज क्रिएटेड बाय वर्च्यू ऑफ अ ट्रीटी, and that treaty was basically signed in the year 1998, right? There are 20 authorizing, 8 consuming nations. So authorizing nations in the sense हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए कोई कोई ऐसे टाइप की सॉफ्टवेयर्स हैं। तो जो ऑथराइजिंग वाली कंट्रीज हैं वो कंट्रीज है, इंडिया इज़ वन ऑफ देम, यूएस इज़ वन ऑफ देम, जो क्रिएट करती है ऐसे सॉफ्टवेयर को और ऐसे हार्डवेयर को, और वो सर्टिफिकेट वाली होती है, मतलब सिक्योर चीज़ है। और जो कंज्यूमिंग नेशंस है वो खुद बेचारी नहीं बना पा रही, लेकिन वो सर्टिफिकेट वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करती है फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। मतलब इंडिया ये वाला सर्टिफिकेट वाला सॉफ्टवेयर ऐसी कंज्यूमिंग नेशंस को दे सकता है, ठीक है। इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ट्रीटी के तौर पे ये एक बना है, और इसमें इंडिया हैज बिकम द चेयर फॉर 2026 टू 2028। प्लीज कीप दैट इन माइंड। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, अश्विनी वैष्णव, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज टेक की बात हो रही है। सो व्हाट डू वी हैव टू लर्न? कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, हु इज द चेयर? इंडिया। व्हाट इज द टाइम पीरियड? हाउ वाज इट क्रिएटेड? इट वाज क्रिएटेड अंडर कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड ट्रीटी ऑफ 1998, जिसमें 2 टाइप के कंट्रीज हैं, हम ऑथराइजिंग कंट्रीज में से एक हैं, 20 ऑथराइजिंग कंट्रीज हैं, 18 कंज्यूमिंग नेशंस हैं, 38 कंट्रीज हैं, इसके अंदर कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। फिर आगे आपका नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट विच इज बिन होस्टेड बाय बेंगलुरु वाटर सप्लाई, एंड कुछ नहीं इसके अंदर, नेशनल एआई समिट है इसीलिए है, 5 सूत्र करके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि अर्बन वाटर मैनेजमेंट कैसे बेटर करना है। हमने क्या लर्न करना है? वन लाइनर वाला एलिट टाइप का है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि नेशनल एआई डिजिटल वाटर समिट किसने होस्ट किया, तो बेंगलुरु ने होस्ट किया, बस। इसके अलावा थोड़े से डिजिटल पोर्टल्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिए भर भर के, तो हमें पता होने चाहिए, वन लाइनर टाइप। Central Prabhari Officer Portal has been made by Niti Aayog, and this is basically a real-time platform for aspirational districts. Now, what are aspirational districts? अच्छा, अपने देश में क्या है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। जो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे ना, उनको बोला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, और उनके ऊपर जम के मेहनत की, उनका हेल्थ, सैनिटेशन, उनका एनवायरनमेंट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे के सारे काम किए। अब उनका रियल टाइम परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्टल, ठीक है। फिर आ गया स्वस्थ भारत पोर्टल, जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर है, जो कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर जितने भी सारी चीज़ें हैं ना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से लेके हॉस्पिटलाइजेशन से लेके उनके आईडी कार्ड से लेके, ये सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा मिला के हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया कॉल्ड द स्वास्थ्य भारत पोर्टल, सिंपल। फिर जननी प्लेटफॉर्म विच इज बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑब्वियसली इज बेसिकली अ क्यूआर एनेबल्ड maternal एंड चाइल्ड केयर ट्रैकर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि maternal mortality रेट को ख़त्म करना चाहते हैं, इन्फेंट mortality रेट को ख़त्म करना चाहते हैं, कि माँ जो है वो बच्चा पैदा करते सार मरनी नहीं चाहिए मैल नरिशमेंट की वजह से, या बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। सो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो उसके लिए एक टेक पोर्टल बना दिया। Ayushman Sarathi is basically a WhatsApp chatbot for people who are under the Ayushman Bharat mission, ki if they want any kind of a help, they can get it. So please learn all of these digital platforms, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंडिया का पहला सॉवरिन वेल्थ फंड फॉर इक्विटी कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉवरिन जहाँ वर्ड देख लिया तो वो किसके लिए है? सरकार का वेल्थ फंड, मतलब इन्होंने कुछ पैसा डाला है, और उस पैसे डालने के लिए, मतलब उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में वी कैन गेट इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो सरकार कुछ भी बना रही है उसके अंदर कोई और भी पैसा डाल सकता है और उसको हम शेयर्स दे देंगे। इक्विटी का मतलब यही होता है फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ कंपनी, ठीक है। तो फंड का नाम क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हम बोल रहे हैं देखो हमने इतना पैसा डाल दिया, तुम भी आके पैसा डाल दो, क्योंकि सरकार है तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, पैसा बढ़ा के हम तुमको वापस में देंगे, ठीक है। फिर हो गया न्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, दोनों के दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, दोनों के दोनों का बेस ईयर 2022 टू 23 है। प्रोड्यूसर लेवल पे और होलसेलर लेवल पे, राइट। प्रोड्यूसर इज एक टी शर्ट बनानी,
जो इंसान 100 टी-शर्ट्स खरीद के फिर जाके रिटेलर को बेचता है, वो है होलसेलर। तो अभी तक हम लोगों के पास होलसेलर प्राइस इंडेक्स होता था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नहीं होता था। दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। 5 साल में होलसेलर प्राइस इंडेक्स ये लोग हटाने ही वाले हैं, क्योंकि ना होलसेलर प्राइस इंडेक्स के अंदर सर्विसेज़ आते ही नहीं थे। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज़ दोनों के दोनों आएँगे, सो इट्स लाइक अ बेटर इंडेक्स, बेटर इंडिकेटर। So that has been introduced, that is something that we should know. फिर आ गया जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है कूपन? जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जीरो कूपन का मतलब क्या होता है? जीरो इंटरेस्ट। जीरो प्रिंसिपल मतलब ये बेसिकली दान देने वाली एक, और मतलब आप सोच लो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है? नहीं भी पता क्या है, ये तो पता है वहां पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, पैसा डालते हो बढ़ के पैसा वापस मिलता है ना? तो हमने क्या बोला, हमने ये सारे के सारे एनजीओज को बोला तुम्हें डोनेशन चाहिए, तुम ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आ जाओ। इसको बोल दिया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल से हमने ये हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं उसमें 5 लाख रुपए डाल दूं फॉर एग्जाम्पल, ना मुझे वो 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे, ना मुझे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज एब्सोल्यूट एंड फुल एंड टोटल डोनेशन। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा एक तो वो एनजीओ का हो रहा है, दूसरा फ़ायदा ट्रांसपेरेंसी का हो रहा है, तीसरा फ़ायदा, हाँ, अगर चैप्टर 6 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मैं वैसे टाइप की जगहों पे ज़्यादा पैसा लगाऊँ तो मुझे इनकम टैक्स का रिबेट भी मिल जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। डीमैटेरियलाइज़ेशन का क्या मतलब होता है कि पहले जब हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते थे, पेपर के ऊपर लेकर आते थे, प्रियंका ढिल्लन हैज़ इन्वेस्टेड ₹2 इन दिस कंपनी, राइट? अब क्या है कि ये वाला पेपर जो है, इतने सारे मैंने इन्वेस्टमेंट किए, वो पेपर मैंने अपनी तिजोरी के अंदर रखा, तिजोरी के अंदर चूहा चला गया, वो सारे पेपर को कुतर के ख़त्म कर दिया। तो बोला पेपर के ऊपर नहीं लिखेंगे, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। सो डीमैट अकाउंट करके एक होता है, डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब वो होता है। So yeah, so this is non-repayable, no interest, basic, total and absolute दान। फिर है ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स। व्हेन यू रीड द टर्म बॉन्ड, बॉन्ड मतलब लंबे समय का कर्जे का इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अच्छा सरकार को भी कर्जा चाहिए होता है कि नहीं? हमेशा चाहिए होता है, ठीक है? तो सरकार को भी उधार चाहिए होता है, तो सरकार को जब उधार देते हो तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लोन के सर्टिफिकेट का नाम है। अब हम चाहते हैं सरकार को उधार सिर्फ विद इन द कंट्री ना मिले, आउटसाइड द कंट्री भी मिले। अब सरकार को उधार दे रहे हो, एज कम्पेयर टू प्रियंका मैम को उधार दे रहे हो, प्रियंका मैम तो 2 मिनट में भाग ले और वापस तुम्हें पैसा देना, ये अनसेफ इन्वेस्टमेंट होगी ना। सरकार को अगर उधार दिया ना, चाहे पॉलिटिकल पार्टी अलग हो, बेटा, वी आर गिविंग द लोन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर नॉट गिविंग द लोन टू द रूलिंग पार्टी हु इज टेकिंग केयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। वो तो आएगी जाएगी, दैट इज हाउ इलेक्शंस आर। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूट, मतलब आई विल ऑलवेज गेट माई मनी बैक, एंड दैट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट आई कैन मेक, राइट? सो दैट इज pretty much what they do over here now। अब अगर इंडिया चाहता है कि एक विश्व की ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमारी सरकार के बॉन्ड्स लिस्ट हो जाए, मतलब वर्ल्ड ओवर लोग हमारी सरकार को उधार दे सकते हैं, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा हमारी इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी, हमारी रेटिंग्स भी बढ़ जाएँगी, थोड़ा हमें पैसा भी और मिल जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग, वी आर परस्यूइंग इट। अभी तक हुआ कुछ नहीं है, ठीक है? मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज हजारीबाग पर्ल फार्मिंग क्लस्टर। पहली बार इंडिया में पर्ल एक्वाकल्चर के लिए कुछ किया गया है। किसने किया है? झारखंड। बस इतना लर्न करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वन लाइनर। झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया, सिर्फ झारखंड के ऊपर पूछा गया, भाई झारखंड बना कब? तो इन द ईयर 2000। कौन से स्टेट से निकला? तो बिहार, है ना? ऐसे ऐसे करके अगर पूछ लेंगे तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पूछ लिया, चेयरमैन जो रिजाइन करके गया उसका नाम बताओ, तो फिर ये पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे पहला डेडिकेटेड क्लस्टर फॉर फ्रेश वाटर पर्ल एक्वाकल्चर कहाँ पे है? तो झारखंड में है। यूएन हैबिटेट कैटलॉग ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें क्या है कि मतलब बेसिकली 81 टूल्स बनाए हैं फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट कर सके। यूनाइटेड नेशंस ने बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जो है वो सस्टेनेबल सिटीज के बारे में बात करता है। दैट इज what it is talking about, that our cities should become more sustainable। तो वो sustainability को थोड़ा define करने की कोशिश की है कि what do you mean by sustainable cities and how do we ensure that we have sustainable cities। Then is the community seed bank standard, है ना? This has been issued by the Bureau of Indian Standard। अब इसके अंदर क्या है कि देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, लोग बढ़ रहे हैं, जमीनें नहीं बढ़ रही।
तो फिर क्या करें? हाउ डू यू मेक योर क्वालिटी बेटर? द क्वालिटी ऑफ सीड्स शुड बिकम बेटर। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कम्युनिटी सीड बैंक बनाया है, ताकि हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वैरायटीज मिले। वो कम ज़मीन पे भी जब मैं वो सीड्स उगाऊं तो वो उपजाऊ हो और मेरे पॉकेट में पैसा आए, ठीक है, एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो। सो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर आएगा 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये तो हर साल ही होता है, पर चलो ठीक है, कर लो। कहाँ पे होगा? जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, सो जिनीवा स्विट्जरलैंड। रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, दैट इज द फोकस एरिया। देखो, दिस वीडियो हैज बिन क्रिएटेड सो दैट यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन। सो आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ओह माय गॉड, दिस इज सो मच इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, लाइक टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, स्पेशली फॉर द वंस हू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, तो किसने बोला है सारा साथ में लर्न करो? थोड़ा थोड़ा करके लर्न करो, बार बार इस चीज़ को देखो, बार बार इसको रिवाइज करो, लेकिन करो ज़रूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑल राइट, देन कम्स योर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, मोर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। एक तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप, प्रोजेक्ट फ्रीडम। जो चीज़ ऑलरेडी फ्री थी उसको पहले उसका सत्यानाश किया, अब कहता प्रोजेक्ट फ्रीडम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। सो लर्न दैट। फ्रॉम शून्य टू अनंत, ये शून्य हम लोगों ने बनाया ना, तो इसीलिए इंडिया के कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स के लिए इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय एस जयशंकर एट द यूनाइटेड नेशंस अंडर द समहिता प्रोजेक्ट। इट्स द एग्जीबिशन कॉल्ड शून्य टू अनंत। बस इतना सा, थोड़ा सा, छोटा सा, इतना भी ज़्यादा इसका दिमाग लगाने वाली बात नहीं। आई थिंक नेशनल मैथमेटिक्स डे इज 22 दिसंबर, देखना ज़रा इसको, है ना। फिर अनाई मलंग कॉपर प्लेट्स, ये न सारे चोर हैं, ये थैंकफुली अभी वापस दे रहे हैं। तो चोला एम्पायर जब था ना, उनके कॉपर प्लेट्स ये हेग में लेके बैठे हुए हैं, अभी थैंकफुली ये वापस दे रहे हैं, तो ये दिमाग में रख लेना। इंडस वाटर ट्रीटी का हमने बोला भाड़ में जाओ, हम नहीं दे रहे तुमको कुछ, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल सारा का सारा आतंकवाद फैला के बैठे हुए यहाँ पे, है ना। तो वी हैव रिजेक्टेड द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को हम बोलते हैं कि ऐसा है, तुम लोग बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छी अच्छी बात है, तुम हेग में बैठे हो, तुम्हारे पास पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान रोता है तुम्हारे सामने, बोलता है इंडस वाटर ट्रीटी ये प्रियंका नहीं मानती हमसे, इंडिया नहीं मानती, बट वी रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज यू डोंट हैव एनी जुरिस्डिक्शन ओवर इट। क्यों? क्योंकि हमने बोला इंडस वाटर ट्रीटी में सिग्नेटरी कौन था? वर्ल्ड बैंक का बंदा था, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बंदा तो नहीं था। तो वर्ल्ड बैंक वाले को बुलाओ, उसकी बात हम सुनेंगे, तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे। वर्ल्ड बैंक में तो अपना ही बंदा है, अजय बांगा, कोई नहीं बोलने वाला कुछ। फिर है 10th इंडियन ओशन डायलॉग विच वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। थीम इज इंडियन ओशन रीजन इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ठीक है, ये इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन की चेयरमैनशिप हमारे पास है 2025 टू 2027। एनडीबी इज ब्रिक्स का बैंक, उज्बेकिस्तान इज बिकम द 11th मेंबर। प्लीज कीप इट इन माइंड, जब ब्रिक्स होगा तो हम लोग एनडीबी दोबारा से जरूर करेंगे। All right, now that we're done with the one-liners and sort of ALET-oriented stuff, let's now start doing certain things from May, June, July, which are exceptionally important from our CLAT perspective. And जो CLAT के लिए important होता है, ALET के लिए वैसे भी important हो जाता है. So the very first thing is your student protest. What all do we have to learn? Let's start with the very first thing. Wherein of course ये तो थोड़ा लीगल रीजनिंग टाइप की चीज़ हो गई, और वो लीगल रीजनिंग में ही ज़्यादा आपसे पूछेंगे rather than asking this in GK section. But Article 19 of the Constitution, which is a right that is given only and only to the citizens of our country and not to the non-citizens, right? Under that, freedom of speech and expression under Article 19 Clause 1 Subclause A, ये सबसे पहले ऑब्वियसली राइट टू प्रोटेस्ट के अंदर ऑब्वियसली आ जाता है, दिख रहा है ना। क्योंकि अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज़ करके प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा, कहीं पे जाके असेंबल होना पड़ता है, घर पे बैठ के प्रोटेस्ट तो नहीं होता, वो तो सिर्फ माँ बाप से होता है, तो फिर वो चीज़ भी आ जाती है। अच्छा, ये सी जो है वो एसोसिएशन की बात करता है। नॉट एवरी person who was protesting was a part of the Cockroach जनता पार्टी, बट हाउएवर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। ऐसी फार्मर प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे किसान संगठन होते हैं, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इट्स ओके। यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, you still want to be in the protest, that's also okay, right? To be a part of the association, not to be a part of the association, that is also your fundamental right. Then comes Article 21, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें वैसी आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा वाला पेपर है जो कि बहुत इनफेमस हो गया इस पर्टिकुलर ईयर में, इनफैक्ट इवन बिफोर दैट, दैट्स द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इससे पहले वाली जो कमेटी थी, फॉर्मर इसरो चेयरमैन के अंडर जो थी, जो मंगलयान मिशन के टाइम पे चेयरमैन थे, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी वेल नोन एंड वेल अकम्प्लिश्ड इसरो साइंटिस्ट. That was the K. Radhakrishnan committee. Right now is the Nandan Nilekani committee. Let's see what happens and whether or not we actually abide by what they say.
फिर आ गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हमारे देश की सबसे बेहतरीन एजेंसी, जिससे एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन इतना अलग लेवल का ये कंडक्ट करवाते हैं। बेचारे इंटेंशनली अनइंटेंशनली, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर आती है। ईयर इज़ 2017 व्हेन इट वाज मेड। डायरेक्टर जनरल अभी अभिषेक सिंह है, सुबोध कुमार जी होते थे आईएएस ऑफिसर, उनको चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया, लेकिन जो चेयरमैन है वो सेम है, प्रदीप जोशी यही है। आईएएस ऑफिसर एक नया आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑफ कोर्स धर्मेंद्र प्रधान हैड टू रिजाइन एंड प्रहलाद जोशी इज बिकम द एजुकेशन मिनिस्टर, ये हमने पहले भी किया था। अच्छा, ये भी दिमाग में रख लो कि पहले के टाइम पे एजुकेशन मिनिस्ट्री को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके बोलते थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं होता था। एंड दैट हैज़ बीन चेंज्ड इन द ईयर 2020 बिकॉज ऑफ द एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। रेजिग्नेशन भाई साहब जो दे के गए हैं, उनका नाम तो आपको इतना ज़्यादा एफर्ट लगेगा नहीं लर्न करने के लिए। एंड द फर्स्ट एवर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री वाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम है, ठीक है। अच्छा, जंतर मंतर की बात करें तो ये जंतर वो यंत्र करके वर्ड आता है, तो ये बेसिकली इट वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा सवाई सिंह द सेकंड ऑफ जयपुर। 1724 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। एंड इनका मतलब यहाँ पे टू मेजर द सन, टू मेजर टाइम एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज व्हाट वाज यूज्ड। But because of its proximity with the Sansad, with the parliament, it has been used over the years for a lot of protests. संसद चलो प्रोटेस्ट में रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। रैपिड एक्शन फोर्स किसके अंदर आती है? पुलिस के अंदर नहीं आती, सीएपीएफ के अंदर आती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते थे पहले। एंड स्पेसिफिकली सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एलीट विंग है ये, ठीक है। राइट्स वगैरह के केसेस में इनका काम होता है। ब्लू कलर की इनकी यूनिफॉर्म है, आपने देखा हुआ है। अच्छा, दिल्ली की पुलिस रेखा जी के अंदर नहीं आती। द माइटी रेखा जी is not taking care of Delhi police. It is under the union government because of the 69th Constitutional Amendment Act of 1991. इस particular amendment से Delhi became the national capital territory of Delhi and it got its own Vidhan Sabha and because of which a chief minister and council of ministers, so on and so forth. But there are three things that are coming under the union government, which is land, police and public order. Rest of the things come under the दिल्ली की सरकार, ठीक है। इसलिए रेखा जी ने कुछ बोला भी नहीं, जब खत्म हुआ तो तुरंत उन्होंने बोला, ठीक है, किसी और चीज़ के बारे में। फिर आ गया हमारा एजुकेशन का मामला। एजुकेशन का मामला आता है हमारे लिस्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्करेंट लिस्ट में। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये लिस्ट 2 टू लिस्ट 3 शिफ्ट हुआ था। इनफैक्ट 5 मैटर्स वर शिफ्टेड, अमंगस्ट विच 2 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो एजुकेशन वर शिफ्टेड, एनवायरनमेंट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पता होना चाहिए, 50 साल पहले हुआ था। वैसे भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, जीके फिल्टर में भी होगा, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस के थ्रू होगा और माइंड मैप्स के थ्रू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो 3 बार बनी है हमारे देश में, 1968, 1986 एंड 2020। 2020 वाली जो है वो कस्तूरी रंगन कमिटीज ने बनाई थी, तो इसीलिए इनका नाम लिखा। बाकी ये कोठारी कमीशन थी या आचार्य रामामूर्ति कमीशन थी, बट उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे इंदिरा गांधी, यहाँ पे राजीव गांधी, यहाँ पे नरेंद्र मोदी। फिर अगर हम बात करें हंगर स्ट्राइक के बारे में, तो हंगर स्ट्राइक करना बिल्कुल हमारा अधिकार है, लेकिन कब पुलिस आके कुछ भी, you know, they picked up Sonam Wangchuk and you saw that happening, right? So when can the police intervene? When it's a matter of life and death, when the organs are failing, something like that, right? Now, when we talk about attempt to commit suicide, for the longest time under the Indian Penal Code, this used to be a criminal offense. So we used to say, oh, you know, you can't take your own life. Even if you're attempting to do that, you become a criminal offender बाकायदा। ऐसा नहीं था कि उठा के जेल में डालते थे, पर डाल सकते थे, पर थोड़ा सा मतलब वो FIR ये वो होता था, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं था हम लोगों को। पता कब चला? 2017 में, व्हेन वी पास समथिंग कॉल्ड द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, बाय वर्च्यू ऑफ विच वी डीक्रिमिनलाइज्ड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इन आवर कंट्री, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये नहीं है। अबेटमेंट की बात नहीं करी, अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ। राइट टू डाई हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, हाउएवर राइट टू डाई विद डिग्निटी ज़रूर है, जिसमें आपने पैसिव यूथनेशिया के केस में सबसे पहली बार हरीश राणे का नाम सुना है इन दिस पर्टिकुलर ईयर, right? So right to die is not our fundamental right, and hence if the organs are failing, then of course the government can intervene, ठीक है। सबसे पहला हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी ने कब किया था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो 3 सत्याग्रह थे जिनके साथ वो बहुत
फेमस हो गए थे जब वो 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आए थे. वन वाज द चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो प्लांटेशन वाला. वन वाज द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहाँ पे मिल वर्कर्स को अपने पैसे बढ़ाने थे क्योंकि उनको प्लेग बोनस मिलता था, फिर प्लेग खत्म हो गया, फिर बोनस चाहिए था, तो फिर उन्होंने मांगा और थोड़ा पैसा उनका बढ़ा भी. एंड द थर्ड वन वाज द खेड़ा सत्याग्रह, जहाँ पे रेमिशन ऑफ टैक्सेस प्रॉमिस किए थे लेकिन नहीं किए थे. फिर उसके बाद गांधी जी ने करा तो हो गया, उनको बहुत पॉपुलर हो गए उसके बाद, because he obviously worked for the people. So the very first hunger strike that he undertook, because he undertook like a lot of hunger strikes by Mahatma Gandhi, was the Ahmedabad mill strike. ठीक है, एक मेरे दिमाग में आ रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, एक पूना पैक्ट भी कर लेना, क्योंकि बी आर अम्बेडकर की फोटो लेके वो आए थे ना, तो क्या पता बी आर अम्बेडकर के ऊपर सवाल पूछ ले. तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जो थोड़ा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए था, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं जिनको, तो वो पूना पैक्ट से उन लोगों ने सुलह कर ली थी, बिकॉज बी आर अम्बेडकर वांटेड a separate electorate for the depressed classes, but however Mahatma Gandhi did not, right? And then वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी लंदन में और ब्रिटिश ने हाँ बोल दिया था बी आर अम्बेडकर को. तो उसके बाद ये येरवाड़ा जेल में थे महात्मा गांधी, तो पूना पैक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज येरवाड़ा जेल इज इन पुणे, विच इज़ कॉल्ड पूना पहले. ठीक है, फिर पोती श्री रामलू वाला हंगर स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, बिकॉज हमारे देश में सबसे पहली बार लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स में जो स्टेट बनी थी आंध्र प्रदेश, अक्टूबर 1953 में बनी थी. इनकी डेथ हो गई थी. फिर इरोम शर्मिला इज नोन एज द आयरन लेडी. ये एक सवाल पूछा भी गया है शायद क्लास 2022 में या 2021 में. She went on a 16 years long hunger strike because she wanted to remove AFSPA. AFSPA is Armed Forces Special Powers Act, जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अथॉरिटी मिलती है to shoot without a warrant, obviously after giving a warning, to destroy properties without a warrant, to arrest without a warrant, to search your properties without a warrant and stuff such as that, in order to maintain security in that particular area. So, you know, in Manipur, this lady, she went on a hunger strike for 16 years, said आफ्सपा निकलवाओ. फिर सोनम वांगचुक के बारे में तो हमें पता ही है. उसके अलावा कि मतलब इन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में तो किया ही किया था, लेकिन इसके अलावा भी पिछले से पिछले साल ही यू नो वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक. पिछले से पिछले साल ही वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर लद्दाख, because Ladakh wanted to be a part of the 6th schedule. So you can take a screenshot of this, right? And we can move ahead and do a little more about the student protests that have been in news. मतलब इन न्यूज़ तो यही वाला है, अभी एक झारखंड वाला भी तो है ही है, लेकिन ये थोड़े पुराने वाले कर लेते हैं. ठीक है, सो 1970s में ये बिहार से शुरू हुआ था, लेकिन एक्चुअली ये क्रांति फिर हर जगह फैल गई थी. एंड इट वाज आल्सो द ट्रिगर इवेंट फॉर द इम्पोजिशन ऑफ 1975 का इमरजेंसी, जो संविधान हत्या दिवस बोलते हैं, 25 जून एंड ऑल. सो हुआ क्या था कि बच्चे जो थे, दे वर कॉलेज स्टूडेंट्स इन बिहार, एंड देन दे रियलाइज दैट यू नो दीज कॉलेजेस आर आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ मनी, गिविंग देम नथिंग, लाइक वेरी वेरी लेस, very bad infrastructure, very bad mess food and stuff such as that. So उस टाइम पे ये रेवोल्यूशन बिहार से तो शुरू हुआ था, लेकिन फिर गुजरात में भी ऐसे टाइप का रेवोल्यूशन हो रहा था, एंड थोड़ा थोड़ा करके इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग. Jayaprakash Narayan was the one who, you know, said, now we want संपूर्ण क्रांति, total revolution. Student leaders बहुत सारे थे उस टाइम पे. वो जो student leader थे, जो he was running the show, was Lalu Prasad Yadav, right? So, and then it became the trigger event for the imposition of national emergency also. Second is All Assam Student Union protest. ये भी 1970s की बात है. It culminated in 1985 जब ये असम अकॉर्ड वगैरह साइन हुआ था. हुआ क्या था कि बेसिकली अगेन स्टूडेंट्स वाला कि अरे यार, इतने सारे लोग इलीगली माइग्रेट करके आ जाते हैं दूसरे दूसरे देशों में से इनटू असम, हमारी नौकरियां ले जाते हैं, लेजिट अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना देते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट इवन सपोज टू बी हियर, एंड why are we allowing them, right? So it went on for a very long time. It resulted into something called the Assam Accord, which was a tripartite agreement, right? Tripartite agreement between Government of India, All Assam Student Union. अच्छा, यहाँ पे फिर और भी स्टूडेंट यूनियंस थे, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी वाले प्रोटेस्ट में सिर्फ सीजेपी नहीं था ना, कितने सारे और भी लोग थे, तो और भी ऑर्गेनाइजेशंस थी यहाँ पे. एंड देन गवर्नमेंट ऑफ असम, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे सेड कि हम इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ असम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा उनकी देख रेख करेंगे. ठीक है, ऐसा बोला हमने. अच्छा, उसका रिजल्ट क्या हुआ? एज सच इतना ज़्यादा कोई तो रिजल्ट था नहीं. दो रिजल्ट ऑफ द आसाम अकॉर्ड वाज, एक तो हम लोगों ने सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऐड किया, जिसमें हमने बोला कि जो भी लोग असम में एंटर करते हैं, माइग्रेट करते हैं और
टेक्निकली स्पीकिंग 24 मार्च 1971 से पहले आए हैं तो ठीक है, उसके बाद आए हैं तो वी विल नॉट अलाउ यू टू कम, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन सर्चलाइट, दैट बिकम्स योर होमवर्क. ऑपरेशन सर्चलाइट पढ़ना वेस्ट पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान, तभी इस तारीख को हम लोग एक कट ऑफ मानते हैं, ठीक है. उसके अलावा अगर हम असम अकॉर्ड की बात करें तो एक क्लॉज 6A ऑफ असम अकॉर्ड भी है जो कि that basically talks about again the protection of the rights of the indigenous population of Assamese. तो 2019 में एक्चुअली वो बनी थी, अब बोल दिया तो बोल ही देते हैं, तो बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी थी. कुछ नहीं, एक मैंने सेक्शन 6A की बात की है. सेक्शन जो है वो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर है 1955. ये तो बाकायदा एक अमेंडमेंट हुई थी एक्ट के अंदर जिसमें हमने बोला था कि माइग्रेंट्स जो आएंगे 24 मार्च, basically 25th March 1971 के बाद if you are coming into Assam, if you are migrating, we will not allow you to become citizens, is what that particular section 6A did after 1985, right? And Biplab Kumar Sharma was for clause 6A. This clause 6A wala provision is not in Citizenship Act, this is in the Assam Accord. This was basically talking about ये 2019 में हमने कमेटी बनाई थी. देखो ना, असम अकॉर्ड साइन कर लिया, किया कुछ नहीं, एक ही अमेंडमेंट की, तो इतने साल के बाद फिर बोला यार कुछ तो करो इसके बारे में, ये असम अकॉर्ड लेके हम घूम रहे हैं, करा क्या आपने? बोला चलो कमेटी बनाते हैं. कमेटी बना के बोला आपकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे. ये हेड था बिप्लब कुमार शर्मा. एंड फिर Assamese एज अ लैंग्वेज इज ऑल्सो बिकम अ क्लासिकल लैंग्वेज इन आवर कंट्री. सो एनीवे, देन इज ओबीसी का प्रोटेस्ट. ओबीसी के प्रोटेस्ट के बारे में जो 27% आरक्षण जब इंट्रोड्यूस हुआ था, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत हुई थी. उन्होंने कहा था यार ये क्या होता है कि आप तो जनरल कैटेगरी की जो भी सीट्स हैं और कम 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 करी जा रहे हैं. सो एक इंसान, मतलब बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, कोई एक पर्टिकुलर लीडर नहीं था, बट ये राजीव गोस्वामी का नाम इतना ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए आता है बिकॉज ही पुट हिमसेल्फ ऑन फायर इन फ्रंट ऑफ एम्स दिल्ली. ही वॉज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, and because very frustrated with this entire thing, and then after that a lot of students did the same thing. It was the anti-Mandal protest. Anti-Mandal commission, Mandal commission was the commission that identified OBCs, है ना, and then this government actually gave them a reservation. So this was the OBC protest that took place. उसके बाद इंदिरा साहनी judgment and all, वो हम reservation वगैरह मतलब ये के फिल्टर में कर लेंगे. तो ये इतना समझ में आ गया. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है. Okay, moving ahead, we are only dealing with the factors that are related to these 3 months and are important, and I feel even if you've done it once, you should be doing it again, and if at all you've not done it, then तो you definitely should be doing it. So that is why we are doing this together. ठीक है. फिर आ गया तुम्हारा झारखंड का प्रोटेस्ट. झारखंड के प्रोटेस्ट से पहले हम लोग झारखंड के बारे में देख लेते हैं. तो झारखंड जो था हमारा 28 स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है. आज की डेट पे कुल मिला के 28 स्टेट्स हैं. ये मत सोचो, मतलब दो इन द ईयर 2000 मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़, बिहार में से झारखंड, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड, ऐसे ऐसे करके कार्व आउट हुआ था ना. तो ये 28 स्टेट कार्व आउट हुआ था. उसके बाद तेलंगाना भी आया था, वो 29 स्टेट बना. फिर उसके बाद हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज़ में कन्वर्ट किया, इसलिए आज भी बोलते हैं 28 स्टेट्स, ठीक है. सो 28 स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ बिहार इन द ईयर 2000. एक तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. हेमंत सोरेन का नाम तो हमें पता ही है, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर. It was led by a lot of different groups. The man who was sitting at the helm of it all, the one who went on a hunger strike, although a lot of students went on a hunger strike, but जैसे वहाँ पे अभिजीत दिपके का नाम आ रहा है, यहाँ पे देवेंद्र नाथ महातो. हुआ क्या कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो एग्ज़ामिनेशंस है जिसके ऊपर बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्लैट के लिए भी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम यू, बट झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशंस को रद्द करने के लिए बोला बिकॉज बहुत घपला हुआ. और फिर ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं झारखंड के, उनको भी इन्होंने कैंसिल करने की बात की. इनफैक्ट सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने किया है 2014 के बाद कंडक्ट, उन सबको कैंसिल कर दिया. अभी पंगा ये है कि जिनको नौकरी मिली हुई है वो बड़े परेशान है कि भाई हमारी नौकरी रहेगी कि ऑल ऑफ अ सडन हमारी नौकरी भी चली गई, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बात है ना.
अच्छा, फिर उसमें क्या है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे मेंबर्स ने और चेयरपर्सन ने रिज़ाइन कर दिया। ये जो चेयरपर्सन थे, इनका नाम था एल खियांगते और इनको सीआईडी उठा के ले गई है। सीआईडी क्या है? सीआईडी वैसे तो पुलिस के अंदर ही आती है, झारखंड पुलिस के अंदर, लेकिन जैसे पुलिस स्टेशंस जो होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ डिमार्केटेड होते हैं ना, ये इनका जुरिस्डिक्शन, वो उनका जुरिस्डिक्शन। सीआईडी जो होता है, पहली बात तो अच्छा, हम लोग जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस स्टार्ट्स द इन्वेस्टिगेशन। CID doesn't do it like that. CID will get into it only when the high court of that particular area tells them, that state, or that particular state government tells them. And they have statewide jurisdiction. It's not as if, oh, it's just this area. CID can do investigation everywhere. So CID has picked up this guy. ठीक है, बाकी मेंबर्स का नाम नहीं लर्न करना। 3 और मेंबर्स थे, तीनों ने भी रिजाइन किया, इसने भी रिजाइन किया। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है? द किड्स वांट सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, बट द गवर्नमेंट इज सेइंग नहीं, ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी। अभी ईडी से क्या है, पैसे का ट्रेल देखना चाहते हैं कि कौन कौन पैसे कमा रहा है सारे के सारे घपले से, है ना? तो पहली बात तो ईडी पता होना चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इट वाज मेड इन 1956 एज एनफोर्समेंट यूनिट एंड देन द नेम चेंज टू एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन 1957। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हेड इज राहुल नवीन। कौन से केसेस देखता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एफएटीएफ का है। मैं हमेशा दोनों के दोनों साथ में लिख देती हूँ। ये एफएटीएफ वाली चीज़ है बेटा। टेररिज्म वाली चीज़ जो है, बात तो सही है कि एक तरीके से ये लोग देखेंगे, बट वो मैंडेट इसमें लिखा नहीं है ऐसे, है ना? लिखा क्या है? लिखा मतलब कौन से लॉज के अंदर ये काम करते हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज की मिसमैनेजमेंट। अब फॉरेन एक्सचेंज की मिसमैनेजमेंट कौन करता है? जो जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से एक नेक्सस बना के काम करते हैं। वो ड्रग ट्रैफिकिंग वाले भी होते हैं, टेररिस्ट वाले भी होते हैं, बट टेक्निकली टेररिस्ट फाइनेंसिंग इज नॉट रियली मेंशन्ड, इसलिए मैंने हटा दिया। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, विजय माल्या स्टाइल, नीरव मोदी स्टाइल, जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे का घपला करके भाग गए। घपला करके भाग गए इन द सेंस कि दे हैवंट पेड बैक। नाउ विजय माल्या सीम्स टू हैव अ सेपरेट स्टोरी विद रिस्पेक्ट टू हिम, but we are not here to talk about what Vijay Mallya said on Raj Shamani's podcast, right? So anyway, moving ahead, CBI is the one जो कि वो चाहते हैं। तो CBI was created in 1963 by the Ministry of Home Affairs. CBI के लिए जो कमीशन बनी थी, that is called the Santhanam Commission. ठीक है, Santhanam Commission was a commission that was made for anti-corruption. तो उसकी रिकमेंडेशंस पे सीबीआई बन गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया, लेकिन अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स के अंदर काम करता है, जो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी के अंदर होता है। सीबीआई का हेड कौन है? प्रवीण सूद। प्लीज़ लर्न कर लेना। सीआईडी की बात मैंने कर ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग चलते हैं आगे एंड वी विल टॉक अबाउट मोर प्रोटेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोटेस्ट विच इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, बेसिकली कैन बेतवा वाली चीज़, जो कि चिता आंदोलन है, जल आंदोलन है ना, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट नाम उन लोगों ने किए, जो ट्राइबल्स ने बेचारों ने इतनी ज़्यादा आंदोलन वगैरह किया, जिसके बारे में इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आया जितना आना चाहिए था, और इतनी ज़्यादा बातें भी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, और हम एटलीस्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें, इट वॉज नॉट just an environment related protest, it was basically a tribal protest, but of course also related to the environment. अच्छा, है क्या कि ये हुआ कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के कुछ कुछ एरियाज़ में हुआ। पहली बात तो क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हम केन और बेतवा की इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि केन एंड बेतवा बोथ आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। केन से पानी निकाल के बेतवा में डालना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू इरिगेट दिस एरिया ऑफ बुंदेलखंड इन उत्तर प्रदेश। इट्स अ ड्रॉट प्रोन एरिया। तो जब भी आप ये चीज़ करोगे, जो भी इन द वे होगा, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होगी, वहाँ पे चीज़ें सबमर्ज भी होंगी, क्योंकि आप पानी को इंटरलिंक कर रहे हो तो रुख बदल रहे हो ना। सो एक तो पन्ना टाइगर रिजर्व है, कहते हैं मोस्टली वो चीज़ सबमर्ज हो जाएगी, तो इसीलिए जानवरों को भी हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। फिर वहाँ पे ऑब्वियसली ट्राइबल्स भी रह रहे हैं, तो उनके लिए भी रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट होना चाहिए ना। अब अगर ट्राइबल्स के बारे में बात हम करें, तो मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन आवर कंट्री आर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट्स वन। और क्या है ना कि मध्य प्रदेश 5th शेड्यूल के अंदर आता है। अभी हमने 6th शेड्यूल की बात की थी। 6th शेड्यूल वाले एरियाज़ को ट्राइबल एरियाज़ बोलते हैं, ये वाले एरियाज़ होते हैं शेड्यूल्ड एरियाज़। हर जगह जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब रहता है वो शेड्यूल्ड एरिया नहीं होता।
ऐसे एरियाज़ जो विच लैक बेसिक फैसिलिटीज़, मतलब सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं है। ऐसे टाइप के एरियाज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं। तो 5th शेड्यूल के अंदर 10 राज्य आते हैं, 10 राज्यों में से एक राज्य है मध्य प्रदेश, और पूरे के पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, ठीक है? अब उसके अंदर क्या होता है ना कि वैसे तो हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत हम पंचायती राज सिस्टम की जब बात करते हैं वो पूरे देश के ऊपर अप्लाइड है, लेकिन जो शेड्यूल्ड एरियाज़ वाले एरियाज़ हैं, जब मैं कह रही हूँ मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड एरिया, माने मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रही, मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज़ जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं उनको हम शेड्यूल्ड एरियाज़ बोल रहे हैं। वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम हूबहू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लागू होता, उसके लिए अलग एक्ट है, ठीक है? उस एक्ट का नाम क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊँ कि जो नॉर्मल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है उसमें SC/ST को इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन रिजर्वेशन मिलती है। अच्छा, जहाँ पे रहती शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वहाँ पे SC को कैसे आप रिजर्वेशन दे दोगे, है ना? कुछ तो चेंजेस आनी चाहिए ना, तो वो पीसा करके हमने एक्ट बना दी PESA 1996, जो यहाँ पे भी लागू रहती है। और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट आप दिमाग में रखो कि ऐसे शेड्यूल्ड एरियाज़ में कुछ भी अगर करना होता है ना ज़मीन से रिलेटेड, तो आपको ग्राम सभा से पूछना पड़ता है मैंडेटरीली। ये कहते हैं हमारी ग्राम सभा से किसी ने नहीं पूछा, राइट? तो और रिहैबिलिटेशन के नाम पे भी इनके लिए कहते हैं कि कुछ नहीं किया और ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, इस वजह से दे वेंट ऑन द प्रोटेस्ट दैट दे वेंट फॉर, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एनवायरनमेंट मैंने अभी बताया था इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ लिस्ट 3, एंड दिस वाज़ ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम लिस्ट 2 टू लिस्ट 3 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अच्छा, यहाँ पे जो इंसान थे जो हंगर स्ट्राइक पे थे, नॉट दैट कि ही वाज़ द ओनली वन हु वाज़ द फेस ऑफ द एंटायर प्रोटेस्ट, बट लाइक ही वाज़ मोस्टली मोर इन न्यूज़, है ना? ही वाज़ ऑल्सो ऑन अ हंगर स्ट्राइक अराउंड द सेम टाइम एज़ सोनम वांगचुक। एंड सोनम वांगचुक के लिए तो एटलीस्ट एंड ऐसा नहीं है कि खराब बात है, बहुत बढ़िया बात है कि उनको सुविधाएं मिल रही थी, उनको डॉक्टर्स मिल रहे थे। इन बेचारों के लिए तो वो भी नहीं था, इनको तो बाद में लेके गए थे हॉस्पिटल में। सो जय किसान संगठन के ये लीडर है अमित भटनागर, लर्न हिज नेम। ओल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेस्ट तो बेटा बथेरे है ना, आपकी एनसीईआरटीज में भी चिपको मूवमेंट, ये मूवमेंट, अपिको मूवमेंट एंड ऑल दैट्स, साइलेंट वैली नेशनल पार्क मूवमेंट एंड ऑल। सो 3 रख दिए, चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्स द सरदार सरोवर डैम वाला, इधर भी सुंदरलाल बहुगुणा है, मेधा पतकर, एंड खेजारली मैसेकर तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पे वो राजे ने बोला था बिश्नोई कम्युनिटी या नेचर लवर्स, बाय द वे, लाइक दे लव नेचर, लाइक पूजा करते हैं वो नेचर की, है ना? ब्लैक बग सलमान खान वाला केस भी, not talking about Lawrence Bishnoi. So Khejarli massacre is under Amrita Devi. Please take was under, matlab led by Amrita Devi. Take a screenshot of this. Let's move on to the next one. Then we will move on to the next news, which is UNESCO. अब यूनेस्को न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारी 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज़ राइट नाउ बिन declared, and that 45th UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ नॉट रियली विजिबल टू यू, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सो अभी हमें इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या क्या पढ़ना है? हमें साइट के बारे में पढ़ना है और हमें यूनेस्को के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को इज़ अ UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, वन ऑफ द 17 UN स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, राइट? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब होता है? 18th ऑफ अप्रैल को होता है। ये भाई साहब अब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? आ गया, गुड। सो 18th ऑफ अप्रैल जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज डे है, राइट? एंड इसका हेड इज खालिद एल इनानी फ्रॉम इजिप्ट, राइट? 18th ऑफ अप्रैल इज हेरिटेज डे। बॉस, हेरिटेज डे का थीम तुम्हारा होमवर्क, ठीक है? मैं नहीं ये थीम करती, हर साल बदलता है, तुम करो, ठीक है? और क्लास 2028 वाले तो बिल्कुल भी ना करें अभी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें, सबसे पहली बार 1983 में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, तो 4 साथ में किए थे। आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता केव्स, एलोरा केव्स। लर्न करना है। 45th वाला जो है वो सारनाथ है, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वाराणसी, यूपी। अभी बात करेंगे उसके बारे में।
अच्छा ठीक है, फिर जो ये हेरिटेज साइट है वो 3 तरीकों से इनको हम लोगों ने क्लासिफ़ाई किया हुआ है। कुछ कल्चरल साइट्स होती है, मिक्स साइट्स होती है, नेचुरल साइट्स होती है। कल्चरल साइट्स क्या होएँगी? जहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है। नेचुरल साइट्स कहाँ पे? जहाँ पे पेड़, पक्षी, पौधे, जानवर ये सब बहुत बढ़िया है। और मिक्स साइट क्या होगी? जहाँ पे थोड़ा कल्चर का भी तड़का है और थोड़ा पेड़, पक्षी, पौधे, जानवर भी बहुत ही बढ़िया है। ठीक? So we have 37 cultural sites. This is one of the cultural sites now, right? 7 natural sites and the one mixed site, which is Kanchenjunga, which is in Sikkim. Please know that. Now, after these 45 UNESCO World Heritage Site, हमारा globally rank क्या है? 6th है, ठीक है? फर्स्ट ग्लोबली कौन है? इटली है। और हमारे देश में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? महाराष्ट्र है। अच्छा, क्या ऐसे ये सारी हेरिटेज साइट्स वगैरह का क्या कोई कन्वेंशन है उसके बेसिस पे ये चीज़ें होती हैं? बिल्कुल है। 1972 का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है। ये 1945 में बना था यूनेस्को, है ना? और उसके अंदर इंडिया की नोडल एजेंसी जो ये सारी हेरिटेज साइट देखेंगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब बनी? 1861 में बनी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंग करके इसका नाम लर्न करो, क्योंकि बिल्कुल ही झूठा इंसान है ये। इसने कुछ नहीं किया था, दूसरों ने किया था। इसने बस ऐसे अपना नाम लगा दिया और फिर बन गया फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। यदुबीर रावत इज द वन हु इज द डायरेक्टर जनरल राइट नाउ एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। वैसे मैं थोड़ी ना मिली हूँ उसको, पर पढ़ा ऐसा है शायद, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, दैट्स व्हाट पीपल से। फिर यूनेस्को की 45th साइट के बारे में। अच्छा, 45th साइट जो है वो 48th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बुसान साउथ कोरिया में डिसाइड हुई है। हर साल होती है इनकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग्स। इस साल साउथ कोरिया में हुई। कौन सा एडिशन? 48th। उसमें हमारा वाला कौन सा इन्होंने किया? 45th। सारनाथ, आउटस्कर्ट्स ऑफ वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अभी पहली बात तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड 4 जगहें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है? एक जो जहाँ उनका बर्थ हुआ है लुम्बिनी, नेपाल में। दूसरा जहाँ पे उनको एनलाइटनमेंट मिली है, बोध गया। तीसरा जहाँ पे उन्होंने सबसे पहला सरमन दिया, विच बेसिकली मेड हिज एंटायर टीचिंग इनटू लाइक अ वर्ल्ड फिनोमेना, इज व्हाई इट्स लाइक अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सारनाथ। एंड चौथा वेयर ही डाइड। इन चारों में से ये 3 ऑलरेडी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है? यही रह गया, कुशीनगर ही रह गया। फिर अगर हम लोग सारनाथ के बारे में बात करें ना, तो 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। सबसे पहला धामेक स्तूपा है, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहला सरमन दिया था। फिर धर्मराजिका स्तूपा और मॉनेस्ट्री है। फिर एक मुलानगता कुटी विहार है, जहाँ पे उन्होंने रेस्ट किया था। फिर अशोकन पिलर है। अशोका के बारे में तो पता ही है कि कालिंगा की वॉर के बाद उनको ऐसे लगा कि ओह शिट, आई एम लाइक रियली बैड एज़ अ पर्सन एंड नाउ आई नीड टू लाइक रियली चेंज, एंड सो ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज़्म एंड really took forward the teachings of Gautam Buddha, right? And then component B is like a little away, which is चौकंडी स्तूपा। इनके 5 डिसाइपल्स थे, जो कि ये 5 डिसाइपल्स वाला तो यहाँ पे था। ऑल्सो इनके 5 ऐसे मतलब फॉलोअर्स ही सोच लो, जो इनसे अलग हो गए थे। फिर ये लोग रीयूनाइट हुए थे, तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। सो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस एंटायर सारनाथ, ठीक है? अभी फिर 2 चीज़ें, क्योंकि वैसे भी वंदे मातरम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो थोड़ा एक ये भी हम देख लें कि हमारा जो नेशनल एम्ब्लम है, दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, राइट? एंड वी बेसिकली अडॉप्टेड इट ऑन 26 जनवरी 1950। तुम्हारा होमवर्क ये है कि कौन से जानवर होते हैं, मतलब एनिमल्स होते हैं नेशनल एम्ब्लम में। स्टेट एम्ब्लम एक्ट करके भी है, जो कि बोलता है कि यू कैन नॉट इंसल्ट द नेशनल एम्ब्लम। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी बाकायदा लिखा है। सो वी आई मीन दिस ऑल्सो कम्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट, राइट, टू नेशनल ऑनर्स। या एंड द सेकेंड इज नेशनल फ्लैग का जो हमारा स्पोक्स है, वो हमने धर्म चक्र से लिया है। वो भी बेस ऑफ सारनाथ लायन कैपिटल है, जिसको व्हील ऑफ लॉ इन लोग बोलते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी आर डन विद दिस वन एज वेल, ठीक है? फिर चलते हैं हम लोग आगे एंड लेट्स डू द नेक्स्ट वन। Yeah, okay, so I'm going to put this on charge and you can keep listening to me. The next one that we are going to do is FIFA, obviously, because FIFA is like super duper important. अब फीफा के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि फीफा कब बना है ना? तो 1905 में बना। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, सो 1905 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिक में है। हेड कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अभी तो जियानी इन्फेंटिनो के भी बड़ा है, ये लोग बोलते हैं कि ख़राब है ये बंदा,
कि करप्ट ग्रुप है, ये फीफा का फॉरवर्ड एंटरप्राइज बनाने की कोशिश कर रहा था। ही वांटेड टू बिकम द चेयरमैन फॉर लाइफ, और थोड़ा ट्रम्प के साथ इसका हेलो हाय काफ़ी थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर इसकी वाट लग चुकी है अब, ये जाने वाला है। अच्छा एनीवे वो सब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम सीधा ये लर्न करो। अभी वर्ल्ड फुटबॉल डे वगैरह अभी हमने किया तो वो भी लर्न कर लेना। फर्स्ट वर्ल्ड कप फीफा का कहाँ पे हुआ? 1930 में उरुग्वे में। जीता कौन? उरुग्वे। ईज़ी। अच्छा ये वर्ल्ड फुटबॉल डे फीफा के कारण नहीं हुआ था, वो वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था 25 मई को 1924 में, राइट? You go and figure out which were the two teams and who won. Original trophy is the Jules Rimet trophy, जिसमें ये these are two separate incidences, right? So once तो it was like taken by somebody and गुम हो गई trophy, फिर उसके बाद एक dog was the one who found it. The name of the dog was Pickles. फिर ये तो कुछ नया, मतलब बेसिकली ये भी अच्छा ही है। तो क्या है कि फीफा का एक वाइस प्रेसिडेंट था, ओटोरिनो बैरसी, ही इज़ फ्रॉम इटली। एंड सो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी ही वाज ट्राइंग टू हाइड इट एंड ऑल, बिकॉज़ यू नो गोल्ड ओरिजिनल वाले में तो था। तो उसने शू बॉक्स में डाल दिया था अपने बेड के नीचे, एंड यू नो रेप्लिका ट्रॉफी यूज़ की, और रेप्लिका ट्रॉफी यूज़ होती है एंड अ लॉट ऑफ पीपल से कि ओरिजिनल अब हम देखने को मिलती नहीं, और कुछ बोलते हैं नहीं वो ज़्यूरिख में पड़ी है, ठीक है। 23rd एडिशन थी। होस्ट हमारे 3 थे, कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट 3 कंट्रीज़ हैव होस्टेड इट टुगेदर। 48 टीम्स आल्सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम they've sort of expanded it. 104 matches. A lot of people hated this time's FIFA, by the way. Winner was Spain. This is their second title, and in fact, females also. The FIFA Women World Cup was also won by the Spanish team in 2023. So right now they have like both the titles with them. ठीक है. Golden ball was Rodri, Spain. Golden boot was Mbappe, France, right? Golden glove was Unai from Spain. Best young player, Pau from Spain. FIFA fair play, Netherlands. डेब्यू टीम्स जो थी, जिसमें केप वर्डे ना, वो जो इनका गोलकीपर है जो 40 ईयर ओल्ड था, उसका नाम भी लर्न कर लेना, ठीक है। देन कुराकाओ, जॉर्डन एंड उज्बेकिस्तान, एंड ऑफिशियल बॉल इज कॉल्ड त्रियोंडा, विच इज एडास की है। एंड mascots were US, Canada, Mexico का। Clutch the bald eagle was the midfielder, I think. Canada, Maple Moose, and Zhao Jaguar, ठीक है। So that's about your FIFA. Let's move ahead and talk about the next one. So the next one is the 100th Ramsar site. In fact, we have like 101. 101 I usually wouldn't have done, but this is like the first one in Arunachal Pradesh in the northeast. So like ग्लॉ लेक लर्न कर लो, है ना। नॉर्थ ईस्ट तो नहीं बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश की पहले है, ऐसे करके लर्न कर लो, है ना। सो 100th रामसर साइट इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन जयप्रकाश नारायण के वजह से, क्योंकि उन्हीं के नाम पे इन्होंने रखा है। सूरतल इज़ द नेम ऑफ द वेटलैंड, एंड जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी करके बोलते हैं इसको, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन, मतलब रामसर इज़ बेसिकली अ सिटी इन ईरान, जहाँ पे कन्वेंशन साइन की, बोला वेटलैंड्स की बहुत ज़्यादा देख रेख करेंगे, है ना, ये सब, क्योंकि उधर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। 1971 में 2 फरवरी को ये हम लोगों ने ये साइन किया, सारी कंट्रीज़ ने, मतलब इंडिया ने तो 1982 में जाके इसका पार्ट बने। बट या, सो दैट इज़ वाई 2 फरवरी इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे। थीम बिकम्स योर होमवर्क। फिर इंडिया की बात करें, फर्स्ट 2 रामसर साइट्स है चिल्का लेक ओडिशा, केलादिया नेशनल पार्क राजस्थान। मैक्सिमम आर आई थिंक 20 इन तमिलनाडु। बिगेस्ट इज सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। स्मॉलेस्ट इज रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड इज वो वाली रामसर साइट्स जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से या फिर वाट लग चुकी है इन रामसर साइट्स की, या फिर इन द फ्यूचर खराब होने वाली हैं, ठीक है। 2 हैं अपने पास। चिल्का लेक भी होती थी पर उसको हमने सेव कर लिया, तो अभी हमारे पास लोकतक लेक है मणिपुर की, और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का। मैक्सिमम इन द वर्ल्ड रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? यूके में है, फिर मेक्सिको में है, फिर हमारे प्यारे भारत में है, और अरुणाचल प्रदेश की सबसे पहले है 101st ग्लॉ लेक, ठीक है। दैट्स ऑल्सो रामसर साइट। सो 101 होगी हमारे पास। अभी 102 भी अगर कर लेंगे तो इतना नहीं करना है, वो 100 कर लो तुम, पर 101 भी कर लो। फिर आ गया आपका फर्स्ट यूएन कार्बन क्रेडिट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि वैसे भी एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में कर लेते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है, पहले तो इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड स्टोरी देख लेते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली रिलेट्स टू द UNFCCC। तो अभी तुम लोगों ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किया था 22 में,
फिर हम लोगों ने 17 जून यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की बात की थी, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट वाला डे। अभी ये UNFCCC आ गया, ये नॉन बाइंडिंग है। इसके जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वो हर साल होती है। इस साल कहाँ पे होएगी, कौन से नंबर वाली होएगी, वो तुम्हारा होमवर्क। COP21 विच इज़ बेसिकली देयर एनुअल मीटिंग का नाम है COP, फुल फॉर्म इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 2015 में इन लोगों ने बनाई पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में इन्होंने एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बना दिया और बोला एवरीबडी हैज़ टू अबाइड बाय इट। इसलिए यूएस बोलता भाड़ में जाओ, मतलब यूएस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो वो हमेशा इसका पार्ट थे, लेकिन अब वो इसका पार्ट, लाइक ही सेड वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। उसने बोला काय का क्लाइमेट चेंज, तुम अपने देश में देखो, हमारे देश में तो कोई भी क्लाइमेट चेंज नहीं है, तुमको क्या हो गया भाई, वेट करते हैं, नहीं तो फिर से उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। सो अच्छा ठीक है, सो तुम सुनते रहो। तो फिर पेरिस एग्रीमेंट जो है दैट वाज देयर इन 2015 एंड वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। एंड व्हाट इट बेसिकली सेड दैट अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। सो इट बेसिकली सेट कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड दे दो इसको, पता नहीं क्या बकवास है इसका। यस, सो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेयर आर यू, या पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि कितना ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, तो कहते हैं आइडियलिस्टिक सर्कमस्टांसेस में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए ओनली 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो ऑब्वियसली गर्मी तो थोड़ी बढ़ेगी ना। अब किस हद तक गर्मी बढ़नी चाहिए, तो कहते हैं अगर प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 4 डिग्री है, तो वो 5.5 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 6 डिग्री से कम होना चाहिए। सो द इंक्रीज शुड ऑलवेज बी बिलो 2 डिग्रीज इज व्हाट दे हैव सेड, ठीक है, ओके। अच्छा, दैट इज व्हाट योर पेरिस एग्रीमेंट इज। अब पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक आर्टिकल है कॉल्ड आर्टिकल 6.4। आर्टिकल 6.4 is called Paris Agreement Crediting Mechanism, also called 6.4 ER. ER stands for emission reduction. इन सिंपल लैंग्वेज, ये जो अमीर कंट्रीज है ना, इनको बोला है कि देखो वाट तो तुमने लगाई है एनवायरनमेंट की, क्योंकि तुमने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो तुमने बहुत पोल्यूशन किया, तुम्हारे कारण बाकी सारे के सारे थोड़ी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म करेंगे, हम फैक्ट्री बनाना छोड़ दें क्योंकि एनवायरनमेंट खराब हो गया, क्योंकि तुम लोग बन गए अमीर। तो इसलिए तुम अमीर हो, तुम पैसा दोगे हम लोगों को, ये तुम्हारा जिम्मेदारी बनती है। तो फिर उसी के लिए हम लोगों ने बनाया आर्टिकल 6.4 ER। बोला अमीर कंट्री को बोला पैसा दो गरीब कंट्री को, ताकि एनवायरनमेंट ठीक रहे, क्योंकि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज एक लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पहली बार है कि किसी अमीर कंट्री ने किसी गरीब कंट्री को हेल्प करने की कोशिश की। अमीर कंट्री इसमें कौन है, साउथ कोरिया। गरीब कंट्री कौन सी है, म्यांमार, हमारे बगल वाली। अच्छा, इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है, कहते नहीं म्यांमार में तो मिलिट्री चला रही है, तुम तो मिलिट्री रूल को फंड कर रहे हो। मतलब लोगों ने हर टाइम पे रोना ही है। पर पॉइंट इज इट्स अ वेरी बिग डील बिकॉज इट्स हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो कि करेंगे क्या कि यहाँ पे चूल्हा वुल्हा जलाते हैं, मतलब जो कुकिंग फ्यूल वगैरह नहीं यूज़ करते, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके कारण बहुत कार्बन एमिशंस हो रही है। तो ये बोलते हैं भाई ऐसे टाइप का स्टोव वगैरह दे देंगे जिसमें लकड़ी वकड़ी तुम्हें थोड़ी, तुम्हारी थोड़ी कम लगेगी जब तुम खाना बनाओगे। तो लकड़ी अगर कम काटोगे तो ऑब्वियसली, पेड़ कम काटोगे तो ऑब्वियसली हमारा क्लाइमेट चेंज का पेस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। So that is what is happening over here. That is Article 6.4. आर्टिकल 6.4 के तहत क्या आपको करने को मिलता है, एक इंटरनेशनल कार्बन मार्केट बन जाती है। तो अगर साउथ कोरिया ये पैसा देगा, फिर वो जाके बोलेगा भाई पेरिस एग्रीमेंट के अंदर मेरी जो चीज़ थी, मैंने जितने पैसे देने थे मैंने दे दिए। तो उसको बोलेंगे वाओ इट इज़ सच ए नाइस कंट्री, और म्यांमार की भी भला हो जाएगा और हमारा पूरा वर्ल्ड का भला हो जाएगा, बेसिकली दैट, राइट। और सारी कंट्रीज़ की एनडीसी को भी आप हेल्प कर सकते हो। एनडीसी क्या है, नेशनली डिटर्मिन कंट्रीब्यूशन। 100 बार किया हम लोगों ने, एक और बार करेंगे, लेकिन जीके फिल्टर में दोबारा करेंगे। तब तक तुम लोग जाके इसको होमवर्क करो, क्योंकि हमने 3rd एनडीसी अपने इंडियन गवर्नमेंट ने इस साल बनाया है, which is basically कि our pledge towards Paris climate change and other things. अच्छा, कार्बन क्रेडिट, एक कार्बन क्रेडिट कितना इक्विवेलेंट होता है, 1 मेट्रिक टन ऑफ CO2 की इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इतना हमने सेफ गार्ड कर दिया, तो जाके आपको मिलता है 1 कार्बन क्रेडिट। तो ऐसे साउथ कोरिया को बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएंगे अब, ठीक है।
That's it. Take a screenshot. Let's move on to the next one. ठीक है, फिर आ गया, बस 2 ही और पॉइंट्स हैं फिर ख़त्म। ठीक है, मतलब 2 और करंट अफेयर्स हैं फिर ख़त्म करते हैं। सो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो ये अपना है, ये हम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोजन बनाने के भी बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, ठीक है? और जो थोड़ा-सा एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका होता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब ग्रीन हाइड्रोजन बनाओगे तो कार्बन एमिशंस थोड़ी-सी कम हो जाएँगी, है ना? तो पहली बात तो देखते हैं ये है क्या? ये पहली बात तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर आता है, व्हिच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज़ आल्सो अंडर प्रहलाद जोशी। वी हैव जस्ट डन दैट। सर्टिफिकेशन पोर्टल जो है वो किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, सरकार की ई गवर्नेंस डिवीजन की। ई गवर्नेंस माने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ही बनाओगे तो वही बनाएगा, और कौन बनाएगा? ठीक है। फिर सर्टिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो 4 टाइप की सर्टिफिकेशन मिलती है, पर 4 टाइप की सर्टिफिकेशन से पहले लेट्स सी कि ये ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। कि कहते हैं जो भी प्रोसेस तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना हाइड्रोजन बनाने के लिए, जब तुम 1 केजी हाइड्रोजन बना रहे हो तो तुम्हारी कार्बन एमिशन 2 केजी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एवरी 1 केजी ऑफ hydrogen that you're producing, if the emissions are less than 2 kg, less than, not equivalent to, less than 2 kg CO2, then we will call it green hydrogen. ऐसे टाइप का काम करोगे तो 4 टाइप की सर्टिफिकेशंस मिलेंगी, क्योंकि ग्रीन वॉशिंग नहीं करनी, तुमने बुद्धू नहीं बनाना सबको कि थोड़ा-सा ऐसे कर लिया कि हाँ, 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 हमने तो बनाया ग्रीन हाइड्रोजन, उसके बाद तुम ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन बना रहे हो जो कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा करता है। सो पहले मिलता है कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट कि मैंने पहले एक डिज़ाइन बनाया कि देखो ये मेरा डिज़ाइन होगा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो मेरे को कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर मैं आगे चल के इक्विपमेंट लेकर आऊँगी तो मुझे फैसिलिटी लेवल सर्टिफिकेट मिलेगा कि ठीक है इसने इक्विपमेंट बना लिए। फिर उसके बाद मैं काम शुरू करूँगी। तो काम जैसे ही शुरू किया, इनिशियली जब कार्बन एमिशंस और प्रोडक्शन की, तो तभी थोड़ी ना फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि मैं तो बुद्धू बना सकती हूँ ना सरकार को। तो इनिशियली प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल तक जब मैं काम करूँगी, तो वो पूरे 1 साल में वो मॉनिटरिंग करेंगे, तो जाके मेरे को फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही है। फिर मेरे जैसी इंडस्ट्री जब यूरोपियन यूनियन के अंदर जाएगी ना, तो मुझे ज़्यादा पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बोलेगा, "वाओ! इन्होंने तो एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा सेफगार्ड किया है, इन्हीं के साथ हम ट्रेड करेंगे।" सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट आल्सो फॉर द एनवायरनमेंट। Who is going to do this monitoring and all of that and give all these certificates? Accredited कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसीज। ये अक्रेडिटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसीज को अक्रेडिट कौन करेगा और मॉनिटर कौन करेगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है। और हमारे देश में भी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम करके हम लोग शुरू करें। ये तो सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल है ना। This is like, of course, this has been happening for some time, wherein we are telling, we are rewarding reduction in CO2 and other greenhouse gases for different industries. You can take a screenshot of this, and finally we are going to end it with the last one. The last one is Vande Mataram. Very very simple, फटाफट से करते हैं and then we'll end it. Okay, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया आज। ओके, नाउ वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई है। अमेंडमेंट जो हुई है दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2026। वंदे मातरम किसने गाया, किसने लिखा अगर पूछेंगे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1875 में। उन्होंने अपनी लिटरेरी मैगजीन में he made a unique blend of Bengali and Sanskrit, and he wrote it in Bangadarshan, and then later on he also published it in a book called Anand Math. When was it sung for the first time? It was sung by Rabindranath Thakur. You know, somebody very rightly pointed it out, so don't say Tagore ma'am, because that's the anglicized version, and I absolutely agree, and hence I made the change. Rabindranath Thakur, right? 1896 International Congress Session, Calcutta. Adopted by the Constituent Assembly on 24 January 1950, the first 2 stanzas, because the last 4 stanzas are talking about Hindu goddesses. So, you know, our Constituent Assembly thought might goes against the spirit of secularism. Why are you asking other religions to, you know, sing praises of another religion? Which is not a problem, right? Because God is one, everyone worships in a different way, पर चीज़ तो सेम ही है, और सारे रिलीजन में चीज़ सेम ही लिखते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में ही लिखते हैं, सब बोलते हैं कि ये ज़रिया है भगवान तक पहुंचने का।
बस ज़रिए अलग हैं, भाषाएँ अलग हैं, चीज़ तो सेम ही है। पर चलो ठीक है, फिर भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात होती है कि मैं कल जाके अगर मैं आपको बोलूँ कि भई आप ये पंजाबी में पाठ करना शुरू कर दो, तो आप भी बोलोगे हम क्यों करें? तो इन अ वेरी सिमिलर मैनर दे थॉट अदर्स माइट से हम क्यों बोलें? तो उन्होंने बोला फर्स्ट 2 स्टैन्ज़ास रखो। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 जो लॉर्ड कर्ज़न की वजह से हुआ था, जिसके कारण स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट हुआ था, इट वाज़ यूज्ड एज़ अ पॉलिटिकल स्लोगन फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट? वंदे मातरम। फिर 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया, बोला 6 के 6 स्टैन्ज़ास गाए जाएँगे, मैक्सिमम टाइम विल बी 3 मिनट्स 10 सेकंड्स। दोनों के दोनों को सेम इज़्ज़त मिलेगी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी बोला था, नेशनल एंथम एज़ वेल एज़ नेशनल सॉन्ग। स्टेटस इक्वल है, बट नेशनल एंथम से पहले नेशनल सॉन्ग गाएँगे, प्रॉब्ली बिकॉज़ पार्ट दैट वाज़ basically our revolutionary spirit was shown in that song, right? So whatever be the case, it has to be sung before the national anthem whenever the president is coming and going in any kind of an official meeting. Mandatorily it has to be sung, and also of course अभी हम लोगों ने 80th इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी देखा था, रेड फोर्ट में भी हुआ था. It is mandatory to stand until or unless it's on some reel or some movies or something like that. वो सब लिखा है उन्होंने, right? फिर इन्होंने ये अमेंडमेंट करके पनिशमेंट में भी बता दिया. बाकी पार्ट 4A of the Constitution's fundamental duties, which are legally non-justiciable, non-enforceable in nature, and the very first fundamental duty is talking about the abiding by the Constitution, respecting the national anthem and the national flag. It does not really talk about national song, but I guess that's the reason why they had to make that amendment, right? So you should know that it was taken, it was made by the recommendations of the Swan Singh committee, because they said whenever there is a right, there has to be a duty as well. Rights are there for foreigners also, except for 15, 16, 19, 29, 30. ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को मिलते हैं. ड्यूटीज केवल सिटीजन्स की होती है. पहली 10 ड्यूटीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, माने 50 साल पहले. वो 50 साल पहले इसलिए बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि इसके ऊपर ऐसे सवाल आ सकता है. 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी आई वो पेरेंट और गार्डियन की आ गई कि बच्चे की राइट है कि वो पढ़ाई करे, पेरेंट और गार्डियन की ड्यूटी है कि वो बच्चे को पढ़ने दे. ठीक है? इसको छोड़ो, मारो गोली. एक लास्ट ही चीज़ थी जो रह गई कि ये हमने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. एंड विथ दैट वी आर डन with the most important points of, तुम बंद ही हो जाओ यार, the most important points of May, June, July. I know it's a bit too much. Nobody is asking you to learn it all at once. Like I said, 3 at a time in one day, and I think your life will be sorted. Thank you very much.